हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो कुछ लुटेरे होते हैं पहाड़ी, और वहां पर सामने की तरफ वुमन बोलता है कि जाओ और इन सबको पकड़ लो, और दूसरे लोग भी उनकी तरफ बढ़ते हैं। और कुछ टाइम बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहां पर कि इन लुटेरों के केबिन का सीन, जहां पर कि लुटेरों की हालत खराब होती है, इनको पीट दिया गया होता है। और वो लीडर बोल रहा होता है सॉरी सर, और हमने आपके साथ में थोड़ी सी बेइज्जती से बात की। और जो दूसरे वुमन के भतीजे वगैरह होते हैं वो लोग शराब पीते कहता ठीक है चलो, और हमें और ड्रिंक्स ला कर दो। और एक बंदा कहता हाँ, और ये नौजवान वॉरियर सच में कितना दयालु है कि हमें हमारी गलती के लिए माफ करना चाहते हैं। और आगे कोई बोलता है कि चलो जाओ कर और ड्रिंक्स लेकर आओ। वोमन भी शराब पीते हुए कहता है कि हाँ इसका स्वाद अच्छा है। मारा कहते कि मुझे भी दो। वोमन बोलता है ओह, और मारा के साथ में ड्रिंक करना ये तो और भी अच्छा है। और इसी के साथ में कोई दरवाजा खोलता है और हरे बाल वाली लड़की आते हुए कहते कि हाँ ये घटिया बास्टार्ड्स कही के। तो दूसरे लोग कहते हैं आखिर क्या हुआ बेक रियोंग, और कुछ प्रॉब्लम है क्या। वुमन भी बोलता है कि आखिर क्या चल रहा है बेक रियोंग। तो बेक रियोंग बोलती है कि जब मैं वहां पर बाहर की तरफ वॉक कर रही थी तो अजीब चीज थी कि वहां पर एक जगह थी जिसको कि ये लोग सीक्रेटली गार्ड कर रहे थे, और मैं बस जानना चाहती थी तो इसलिए मैंने अंदर आने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर वो लोग मुझे अंदर जाने से किसी कारण से रोक रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको पीट दिया और अंदर गई। और वहां पर मैंने 20 आदमी और औरत देखे जो कि पूरी तरह से मरे हुए थे और नंगे थे। और वुमन बोलता क्या ये बात सच है। तो वो लुटेरों के पसीने छूट जाते और बोलते कि उसके बारे में। और तभी दूसरे सभी वो भतीजे भी उठ जाते और कहते ये सभी बास्टार्ड्स। और वुमन बोलता तुम सभी लोग ये कमरा छोड़ के बाहर निकल जाओ। तो सभी लोग कहते हाँ। वुमन बोलता मैंने कहा कि अभी कभी इस कमरे से बाहर निकलो। और वो लोग कहते ठीक ठीक है सर। और इसी के साथ में वो कमरा बंद करके चले जाते। आगे हम देखते हैं कि वहां पर वुमन और वो सभी लोग बैठे थे, और वुमन बोल रहा था कि तुम लोग उन लोगों को आसपास में गांव में जब डाका डालने जाते तो उनको गुलाम बनाकर लेकर आते हो राइट। और तुम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं वो मदद के लिए चिल्लाए ना, और इसीलिए तुमने अपने बंदों को भेजा और बाद में उन सभी लोगों को मार दिया इससे पहले कि हम यहाँ पर पहुंच जाते। और इनफैक्ट मुझे तुम्हारे हाथों से भी खून की गंध आ रही थी, और इसलिए मैं प्लानिंग करने वाला था कि बाद में यहाँ पर क्या चल रहा है वो सब पता करने की। और तभी वो अपनी तलवार निकालता और सामने लोग कहते प्लीज और प्लीज हमें मत मारो। और तभी वुमन उन सभी को काट देता है, और वो सभी लोग चिल्लाए जा रहे होते हैं। और वुमन बोलता है कि आखिर हर एक लुटेरा वो इतना ज्यादा एकदम एक जैसे पैथेटिक नेचर वाला कैसे हो सकता है। और वो बेरहमी से दूसरे लोगों को तो मार देते वो भी बिना कुछ बुरा महसूस करे, लेकिन बाद में अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते जब वो खतरे में होते। और तुमसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आती अपनी हड्डियों तक। तो वो लुटेरा कहता कि प्लीज और हम पर दया दिखाइए। वुमन बोलता कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी आसान मौत नहीं देने वाला हूँ। जितना पॉसिबल हो सके उतना धीरे धीरे मारना। मारा कहती समझ गई। बाद में वुमन बोलता कि हो सके उतनी ही दर्दनाक मौत देना जितनी तुम कर सको। और इसी के साथ में हम देखते कि मारा उन सभी पर हमला किए जा रहे होते और वो लोग कहते प्लीज हमें मत मारो। और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद में वुमन ने वो पूरे घर को जला दिया होता है, और वो बोलता चलो यहाँ से चलते, और हम लोग आज रात को कहीं और कैंप करने वाले। और आगे कोई बोलता है सेकंड कजन सॉरी, और मुझे मुझे आपको यहाँ पर आने के लिए पहले बोलना ही नहीं चाहिए था। वुमन बोलता नहीं नहीं, और अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आए होते तो ये सारे बास्टार्ड और भी ज्यादा गुनाह करते और चलो यहाँ से चलते। और वो सभी लोग बोलते कि हाँ। वुमन मन में सोचता है कि मुझे ये कहा गया था कि जब इस दुनिया को वापस ठीक करोगे और नेचर के साथ में रहोगे तो तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छा ही देख पाओगे। लेकिन तो आखिर ये सभी आदमी कौन थे, और आखिर वो लोग इतने बुरे क्यों नेचर में रहते हुए, और आखिर ये नेचर है क्या, और क्या इंसान प्रकृति का एक हिस्सा नहीं क्या, और आखिर ये इंसान आखिर है क्या। और जो मर्द है वो युद्ध में जाते और गुनाह करते, और वो भी अपने खुद के फायदे के लिए। तो क्या इसका मतलब कि जो मैन होते जो इंसान होते हैं वो नेचर से डिफेक्टेड हुए हुए क्या, और या फिर तो आखिर ये किस तरह का साइन है जो कि मैंने देखा था जब मैं नौजवान था, जब एक जो चूहा माता थी और वो अपने ही बच्चे को खा रही थी चूहिया। और क्या इसका मतलब कि जो चूहे है वो भी नेचर का एक हिस्सा नहीं, क्योंकि वो लोग भी तो एक दूसरे को खा रहे। तो मैं सच में समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या सही है और क्या गलत है, और इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या सही और क्या गलत है। और आखिर जो सेज था उसने क्या कहा था कि ये जिंदगी की सच्चाई के बारे में, और वो बिल्कुल ही अलग है जितना मुझे पता उससे। और क्या मेरे जैसा एक इंसान सच में एक महान स्वॉर्डमैन बन सकता है। और इसी के साथ में हम 2 दिन बाद का सीन देखते जहाँ पर कि सिटी ऑफ जेंगजो, और वहां पर कोई बोल रहा था कि हम लोग ने यहाँ पर साथ में जितने भी नेमगोंग हाउस के फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलने का तय किया है, और साथ ही में बेकली हाउस के भी लोग यहाँ पर आएंगे, और चलो अंदर चलते। और इसी के साथ में हम सेंगोंग गेस्ट हाउस का सीन देखते जहाँ पर कि कोई बोलता हेलो, और आयरन ब्लेड हाउस के स्वॉर्ड्समैन, और मेरा नाम बेकली यंग वून है और मैं बेकली हाउस से हूँ। वुमन बोलता आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं संग वुमन हूँ आयरन ब्लेड हाउस से, और ये सभी लोग 10 स्वॉर्ड है जो कि मेरे साथ में खड़े हैं। बेकली हाउस से मिलना हमारे लिए घर जो कि अपने रैपिड स्वॉर्ड स्टाइल स्किल के लिए फेमस है। और तभी एक लड़की की थी हाँ आखिर ये क्या गंध आ रही है, और बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है कहीं से। और वो दूसरे जितने भी वुमन के साथ में लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं यार ये एम्बेरसिंग है। और तभी एक आदमी आता है कहता कि वेलकम, और लकीली हमारे पास में अभी भी एक कुछ गेस्ट हाउस खाली पड़े और मैं आप लोगों को बिल्डिंग में ले जाऊंगा। वुमन बोलता सॉरी लेकिन मुझे एक पूरी बिल्डिंग की जरूरत नहीं रहने के लिए, और क्योंकि ये जगह थोड़ी महंगी है तो हम लोग बस एक
छोटा सा रूम रख लेंगे कोई दूसरे गेस्ट हाउस में। और आगे एक लड़की की थी, लेकिन ये इतनी जगह इतनी भी महंगी नहीं है, और तुम लोग तो 3 महान स्वॉर्ड क्लैन में से एक हो नहीं, और तुम और कहीं मत जाओ, यहीं पर रुको। वुमन बोलता नहीं, और हमारे पास में अभी थोड़े पैसों की कमी है। तो वो सभी लोग मन में सोचते अरे यार ये और भी ज्यादा एम्बेरसिंग होता जा रहा है। और तभी एक बंदा कहता क्या पैसे की कमी? और एक लड़की की थी आखिर लोग तुम्हें कैसे देखेंगे अगर 3 महान क्लैन में से एक वो किसी छोटे से गेस्ट हाउस में रहेंगे। वुमन बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ पर रहे, लेकिन उससे हमारे घर की डिग्निटी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एक लड़की की थी नहीं, और लोग हमेशा तुम्हें कम समझेंगे और साथ ही में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेकार ट्रीट करेंगे। और उससे भी जो ये डायरेक्टली हमारे दूसरे घरों के साथ में भी कनेक्टेड है, क्योंकि हम भी 3 स्वॉर्ड क्लैन में से एक है, तुम्हारी तरह 3 महान स्वॉर्ड क्लैन में से। वुमन बोलता है कि मुझे कोई फालतू की लग्जरी नहीं चाहिए। एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें लग्जरियस रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और तभी वहां पर नेमगोंग फैमिली का भी बंदा आता है और कहता सर सॉन्ग। और वुमन बोलता है सर नेमगोंग, और बहुत समय से नहीं मिले नहीं। नेमगोंग बोलता है सर सॉन्ग, और मैं आपसे बहुत लंबे समय पहले से मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ का यह वातावरण ऐसा क्यों हो रहा है? और तभी एक बंदा आकर उसको सब कुछ बताता है, और नेमगोंग बोलता है अपना ची का इस्तेमाल कर करके सर सॉन्ग, और प्लीज आप इसी जगह पर रह जाइए, और मैं अगर आपके पास में पैसों की कमी है तो मैं दे दूंगा, और मैं इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ उस इंसान के लिए जिसने की मेरी जिंदगी बचाई, राइट? वुमन बोलता है ओ प्लीज, और थैंक यू पैसे देने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फनी होगा कि अगर हम लोग एक पूरी जगह को ही रेंट करेंगे, और इसलिए हम लोग बस एक छोटे से कमरे में रह लेंगे। और तभी एक बंदा कहता है चलो, और हम लोग अभी थके हुए तो हम लोग पहले जा रहे हैं आराम करने के लिए, और लगता है कि जो दोनों तुम्हारे घर है वो क्लोज रिलेशनशिप में, तो ये हम तुम पे छोड़ देंगे कि आगे तुम लोग क्या करना चाहते हो। और वुमन बोलता ठीक है ठीक है। और तभी एक लड़की कहती ब्रदर, और क्या तुम उसको ऐसे जाने देने वाले हो? और वो इंसान संग वुमन जो कि आयरन ब्लेड हाउस से वो कुछ ज्यादा ही अभी घमंडी नहीं बन रहा था, और उसका जो लास्ट नेम है वो तो बेक भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं जो कि आयरन ब्लेड का पूरा नाम है वो हाउस का, आयरन ब्लेड बेक हाउस। और ज्यादातर जितने भी लोग हैं उनका लास्ट सरनेम बेक होता है, जैसे कि पाम एम्परर का भी। और जो संग वुमन के बारे में अफवाह थी वो फैलने लगी थी जब उसने बेक हुन वोन को हराया था, जो कि जूरियोंग का बेटा था, और वो भी अकेले एक ही हाथ से। और साथ ही में उसने आराम से जो इविल थ्रेड ऑफ समिट थे उन लोगों को भी हरा दिया था। और इसी के बाद में उसकी जो न्यूज थी कि उसने बेक हेरियोंग से भी लड़ाई जीत गया था, और जो कि ऑलरेडी मुरिम की दुनिया में ऑलरेडी बहुत लोगों को पता चल गई थी। तो जो ये बेकली था ये बंदा, और बाद में जितने भी लोग हैं उन्होंने भी ये खबर सुनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वुमन का बेक हेरियोंग को हराने की खबर थी ये कुछ ऐसा मतलब कि एक अफवाह जैसा ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि जो पाम एम्परर था उसके बाद में आयरन ब्लेड हाउस के अंदर सबसे ताकतवर इंसान थी हेरियोंग, और ये तो इम्पॉसिबल होगा कि उन्हीं के जैसा सेम उम्र का बंदा किसी हेरियोंग जितने ताकतवर को हरा देगा। तो एक बच्चा बोलता है कि अगर उसको गलत रेपुटेशन मिले तो हमें वो रेपुटेशन तोड़नी होगी नहीं। और मुझे अभी एक बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। और इसी के साथ वुमन जब अपने कमरे में होता है तो कोई एक इंसान वहां पर आता है, और वो बाहर से बोलता है कि सर, और जो बेकली हाउस वाले हैं उन्होंने कहा है कि उनको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देना आपको, और उन्होंने कहा है कि वो फ्लावर गार्डन में जो कि गेस्ट हाउस के पीछे वहां पर आपका इंतजार करेंगे। वुमन बोलता ठीक है, और वो मन में सोचा आखिर ये वापस क्या था, और वो बोलता चलो कुछ भी हो लेकिन मारा। और मारा वहां पर वापस हवा से बाहर आती है, और वुमन बोलता है कि अपने आप को रिवील करो और बाद में अभी के अभी मुझे फॉलो करो, ठीक है? मारा कहती ठीक है। वुमन उसको देखते मन में सोचता है कि मारा अभी भी वही कपड़े पहन कर रखी हुई है जिस जो कि मेरी मम्मी ने उसको दिए थे, और भले ही वो इस पूरे ही समय सेम कपड़े पहन रही थी, लेकिन ये कपड़े एकदम परफेक्ट फॉर्म में और कहीं पर भी मतलब कि ऐसे मुड़े वगैरह नहीं है, और बिल्कुल एकदम नए नए। वुमन बोलता मारा चलो चलते, मारा कहती ठीक है। और इसी के साथ में वो लोग जब वहां पर जाते हैं, वुमन बोलता क्या तुमने मुझे बुलाया, और आखिर ये किस चीज के बारे में? तो सामने वाला इंसान कहता एक मिनट, और आखिर उसके पास में एक ब्यूटी क्या कर रही है, और वो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल औरत है जिसका कि एक यूनिक चार्म है। और आगे वो बुकली हाउस वाला बोलता है कि जब हम लोग यहाँ पर जस्टिस कॉलेजन में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे अगली जनरेशन के लोग होंगे हमारे ही जैसे, जो कि 9 महान स्कूल से होंगे और 8 महान घरों से होंगे, और इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो एक हम सभी के बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। और पीछे वाला बंदा मन में सोचता है कि सेकंड कजन, बस आप हाँ बोल दो, और अंत में हम लोग वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो वो लड़के ही होगा। और वुमन मन में सोचता है कि सबसे पहले मैं इन सभी घमंडी बास्टार्ड के थोड़े बहुत नाक काट दूंगा, और सेम समय पर मैं ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस भी मिल रहा है कि मैं बेकली हाउस का वो फेमस डबल रैपिड स्टाइल वाला तलवारबाजी भी देख पाऊंगा। वुमन बोलता चलो ये तो अच्छा आइडिया है, और इस तरह से हम लोग साथ में बात भी कर पाएंगे, और इसीलिए हमारा जो बोलने का हक होगा वो भी और ज्यादा ताकतवर होगा। और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से डुएल करेंगे, राइट, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। तो बुकली बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा, और क्यों ना हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर चुने हमारे हर एक के घर से डुएल के लिए। तो जो नेमगोंग फैमिली का बंदा होता है वो कहता है ओह, और हमारा नेमगोंग फैमिली ये इस डुएल से बाहर रहेगी, तो आयरन ब्लेड हाउस और बेकली हाउस आप दोनों में से कोई बेस्ट तलवारबाज चुन लीजिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए। और जो वो
वुमन के भतीजा भतीजी होते हैं वो मन में सोचते क्योंकि नेमगोंग सोंग को पता है कि हमारा सेकंड कजन वुमन कितना ताकतवर है और इसीलिए ये बेहतर रहेगा कि वो इस लड़ाई से विड्रॉ कर दे, ऐसे फालतू में यहाँ पर शर्मिंदा होने की जगह पर। और बोकली वाला बंदा कहता है कि चलो और हम लोगों को कल ही जाना है तो क्यों कैसा रहेगा कि हम लोग अभी के अभी तुरंत डुएल स्टार्ट करें। और आखिर तुम ये किस तरह से करना चाहते हो सर सॉन्ग, जो कि आयरन ब्लेड बेक हाउस से हो। तो वो दूसरे सभी लोग मन में सोचते ये बास्टर्ड, और ये जानबूझकर ये फैक्ट ज्यादा जोर से बोल रहा है कि जो वुमन है वो सॉन्ग फैमिली का वंशज है, ना कि बेक फैमिली। और वो जानबूझ के हमारे वुमन को ऐसे ही ताना मार रहा है। और वुमन बोलता ठीक है चलो तो अभी तुरंत शुरू करते। और वो मन में सोचता कि ये फैक्ट कि मैं सॉन्ग फैमिली से हूँ ना कि बेक फैमिली, और ये सच में मुझे होल्ड बैक कर रहा है। और सच में क्या ये सारी चीजें अलग होगी अगर मेरा जो लास्ट नेम था वो मेरे नाना जी की ही तरह होता तो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब ये आयरन ब्लेड हाउस को छोड़ने के बाद में बेक सेंग उन मतलब कि जो पाम एम्परर था वो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं कि पाम एम्परर एक घर की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम में से हर एक सिंगल को जला के राख कर दूंगा, हेवनली आर्ट सेक्ट वाले जितने भी लोग हो। और हेवनली आर्ट सेक्ट के 2-3 नाम है, उनमें से एक है मूचॉन। और आगे हम देखते हैं कि पाम एम्परर जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पीछा कर रहा था जिसके अंदर के बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप थे जो कि अपने जान भी खतरे में डाल देते थे अपने आप को इस दुनिया से छुपाने के लिए। और उससे बहुत ही ज्यादा इस बार काम की इन्फॉर्मेशन मिली थी पहली बार, तो इसीलिए वो एक बेस के फ्रंट डोर से गया। और बाद में एक मीडियम साइज का ग्रुप था जिसके अंदर की मुरिम के वॉरियर्स थे जो कि इस गैंशु कैसल के अंदर था। और एक बंदा कहता आखिर तुम हो कौन और आखिर बाहर के गार्ड्स क्या कर रहे। पाम एम्परर बोलता है कि वेल वो लोग तो अभी बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे होंगे, और आखिर हेवनली आर्ट सेक्ट में तुम्हारा रैंक क्या है। तो सामने वाला बंदा कहता आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम्हारा मतलब क्या है हेवनली आर्ट सेक्ट, और आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से इस पागल को पकड़ो। और सभी लोग बोलते यस सर। पाम एम्परर कहता ठीक है तो चलो हमें शुरू करना चाहिए राइट। और वो बस अपने एक हाथ से हमला करता और सभी लोगों से उड़ के चले जाते। सामने वाला बंदा मन में सोता अनबिलीवेबल, और उसने 100 लोगों को बस एक सिंगल हमले में ऐसा कर दिया यार। और क्या ये एक पाम एम्परर की ताकत है क्या, और ये कितनी बेकार चीज है कि हमें वो यहाँ पर मिल गया। और क्योंकि हम लोग वैसे भी यहाँ से बच के भाग तो सकते ही नहीं, तो हमारे पास में बस एक ही रास्ता है कि हम साथ में मिलकर उस पर हमला करें। और हम ये कर सकते हैं, और भले वो पाम एम्परर हो लेकिन हम जो 5 लोग हैं हम टॉप नॉच मास्टर्स है। और पाम एम्परर कहता है कि हाँ, और तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो। और इसी के साथ में वो अपने दोनों हाथों से हमला करता है। सामने वाले जो लोग होते हैं वो जैसे तैसे उसके सामने रुकने की कोशिश कर रहे होते लेकिन एक एक करके मारे जाते। और एक बंदा बोलता है 1 मिनट मेरा हाथ। पाम एम्परर बोलता है कि तुमने मेरी ताकत को बहुत ही कम समझ लिया था नहीं। और सामने वाला बंदा जिसका हाथ कट चुका था वो सोचता है कि ये होपलेस है, और पाम एम्परर ऐसा कोई रास्ता ही नहीं कि हम लोग इस इंसान से बच के जा सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो मर जाता है। पाम एम्परर कहता है अरे यार इन लोगों ने वापस सुसाइड कर लिया और मैं वापस फेल हो गया, और ये सभी बास्टर्ड ठीक है चलो तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा, और हर एक को तुम में से हर एक जितने भी लोग हैं सबको मैं मार दूंगा, तो तुम्हारी पहचान मुझे कभी तो पता चलेगी। और इसी के साथ में वो एक एक कर सबको मार डालता है। और ये जो ग्रुप थे जिसके अंदर के मुरिम के वॉरियर्स थे, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्किल वाले कातिल कहे जाते थे मुरिम की दुनिया के अंदर, किसी भी दूसरे से ज्यादा। लेकिन कोई भी पाम एम्परर के सामने तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। और ये पाम एम्परर और ये हेवनली आर्ट सेक्ट के जो बीच की लड़ाई थी ये तो अभी बस शुरू ही हुई है। और हेवनली आर्ट सेक्ट वही है जिसने कि वुमन के पिताजी के भी उस घर को तबाह कर दिया था सेक्ट को। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन कहीं पर होता है, बोलता है कि वेल लगता है कि मैं जीत गया राइट। और सामने वाला वो बंदा जो बुकली घर का होता है वो कहता है डैम इट, और मेरी जो रैपिड डबल स्वॉर्ड स्टाइल थी वो इस इंसान के सामने कुछ काम नहीं आ पाई। और वो मन में सोच रहा था कि ये इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उसकी स्किल्स कोई ऐसी नहीं जिसको कि मैं समझ सकूं यार, और मैं हरा नहीं सकता। और जो एक पर्पल बालों वाली लड़की होती है वो बोलती है ये तो अनबिलीवेबल है, और ब्रदर इतनी आसानी से हार गए। और पीछे वाला एक बंदा बोलता है कि ये एक अमेजिंग डुएल था। दूसरा बंदा बोलता है कि वाह, और वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर था। वो बुकली बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आपकी जो स्किल्स है वो मुझसे कई गुना ज्यादा सुपीरियर है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो बेकली हाउस है उसकी स्वॉर्ड स्टाइल कुछ कम है आपके आयरन ब्लेड से, और ये मैं हूँ जो कि कमजोर था। वुमन बोलता है हाँ, और वो मन में सोचा कि उसने अपनी हार मान ली, लेकिन वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। और जिस तरह से वो अपने घर के उस फेम की परवाह कर रहा है ये इतना भी बुरा नहीं, और लगता है कि मैं उसको इस पूरे समय थोड़ा गलत समझ रहा था। वुमन बोलता है कि बेक हाउस की जो स्वॉर्ड स्टाइल है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है और उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। नेमगुंग फैमिली का वो बंदा भी बोलता है कि हाँ, और ये सर सॉन्ग है राइट, जैसे हमें उम्मीद थी। और हरे बाल वाली लड़की बोलते ठीक है चलो, तो ये क्लियर है कि हमारे 3 महान स्वॉर्ड क्लेन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा सेकंड कजन वुमन है, और अब से तुम सभी लोगों को हमारे सेकंड कजन की बात सुननी चाहिए, समझी। तो सामने वाली लड़की बोलती कि मैं तुम्हारा अप्रूव नहीं करती हूँ। हरे बाल वाली लड़की बोलती ये बच्चे। वुमन बोलता इतना काफी है, और तुम लोगों को भी अभी अपने आप को रोकना सीखना चाहिए। और सामने वाला वो बंदा कहता कि मैं
उसके बदले मैं माफी मांगना चाहूंगा। वुमन बोलता कोई बात नहीं, और क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी जाएंगे तो जाके अभी आराम कर लेते हैं, और तुम लोग जाओ और तुम भी जाकर सो जाओ। तो वुमन के जितने भी भतीजे वगैरह होते हैं वो बोलते हैं हाँ, और एक बंदा बोल रहा था कि हाँ सही कहा, और देखा आखिर उन घमंडी बास्टार्ड का वो उतरा हुआ चेहरा कितना अच्छा लग रहा था। महाराज बोलते कि जो ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल है वो कमजोर है। वुमन बोलता है कि तुमने भी ये रियलाइज कर दिया जैसी उम्मीद थी, और मैंने ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल इस्तेमाल किया था इस डुएल में खाली, और तुम्हें भी इसमें थोड़ी बहुत कमी महसूस हुई, राइट। महाराज बोलते कि हाँ, और जो बेकली वो बंदा था उसकी डबल स्वॉर्ड स्टाइल, और वुमन ने उसको अपनी ताकत से हरा दिया, लेकिन जो तुम्हारी ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल है वो अभी भी कमजोर है। वुमन बोलता है कि हाँ मुझे पता, और मैं भी उससे ज्यादा कुछ संतुष्ट नहीं हुआ था, और मुझे उससे और प्रैक्टिस करनी होगी। महाराज बोलती कि हाँ। वुमन बोलता है फिर से, और मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज अगर खुद से सीखने जाऊंगा तो उसकी एक लिमिट होती है, और क्या होगा कि अगर अगर मेरे नाना जी यहाँ पर होते तो आखिर कितना अच्छा रहता, नहीं। और इसी के साथ हमारी जो वो बेकली हाउस की जो लड़की होती है वो बोल रही थी ब्रदर, और तुमने उस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, राइट, और क्या तुम्हारे पास में दूसरे और भी प्लान्स हो गए, नहीं। तो वो उसका जो भाई होता है वो बोलता है कि मैंने एक सच्चाई को रियलाइज किया जब मैं उस संग वुमन से डुएल कर रहा था और लड़ रहा था, और जो उसकी हमने अफवाह सुनी थी कि उसने बेक हेरियों को हराया है, वो बस अफवाह नहीं थी, और वो सच में ताकतवर है। तो वो दूसरी लड़की बोलती है कि आखिर आखिर तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, और आखिर तो तुम ये बोल रहे कि हम बेकली हाउस, हमें आयरन स्वॉर्ड हाउस बेक हाउस के वो बात को सुनना पड़ेगा। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ, और सभी लोग उस समय डुएल देख रहे थे, तो अब मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता, और अभी के लिए तो हमें उसके ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। तो वो लड़की बोलती है संग वुमन वो बास्टार्ड, और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की इस तरह से बेइज्जती करने की, और साथ ही में बेकली हाउस को भी ऐसे बेइज्जती करने की, और ये काफी ज्यादा घमंडी लड़की है यार। और आगे हम देखते कहीं पर कोई बोल रहा था मुझे वो वहां पर दिख रहा है, और जस्टिस कोलाइजन के अंदर जो कि 50 साल पहले जब हेवनली स्ट्रेंथ मतलब कि डीमन कल्ट बहुत ही ज्यादा ऊपर तक आ रहा था, तो इसी डीमन कल्ट की ताकत से लड़ने के लिए जितने भी जस्टिस फैक्शन के लोग हैं, जिनको कि 9 महान स्कूल और 8 महान घर कहा जाता है, वो लोग साथ में मिले और उन लोगों ने जस्टिस कोलाइजन बनाया। और भले ही इस जस्टिस कोलाइजन का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता गया, और जब उन लोगों ने हेवनली डेथ कल्ट को रोक दिया था उसके बाद में, लेकिन बाद में अभी भी ये इस जस्टिस फैक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कोई बोल रहा था कि ब्रदर, और एक बंदा कहता है वो किंग और मेरा छोटे भाई, और आखिर तुम कैसे हो। वो किंग बोलता है ब्रदर आखिर तुम्हारा क्या, और मैंने सुना कि घर के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज हुई थी, और क्या मम्मी और पापा ठीक है। वो मन बोलता बिल्कुल, वो सभी लोग एकदम ठीक है, और तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो किंग बोलता थैंक गॉड, और मुझे सच में बहुत चिंता हो रही थी। और वहां पर वो दूसरी लड़की भी होती, और वो मन उसको देखते मन में सोचता है ये तो वही इंसान है, नहीं। वो किंग मन में सोचता है कि यू योंग, और मैंने उसको बताया था कि मेरा भाई कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। और आगे वो किंग मन में सोचता जिस दिन से बी यो जंग ने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट किया था, हियो योन ही अकेले थी जो कि मेरी बातों को सुनती थी यार। और अगर पॉसिबल हो सके तो, और अगर ये चीज पॉसिबल हो सके तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई और ये दोनों थोड़े करीबी आए यार। और वेल, हम लोग अपने बीच की गलत फहमी को तो धीरे धीरे हटा सकते नहीं। और तभी एक बंदा कहता क्या तुम वो 3 स्वॉर्ड क्लैन से हो क्या डिवाइन लैंड के। वुमन बोलता है कि हाँ सही कहा। और आगे कोई बोलता है कि ये सभी जो यहाँ पर लोग हैं ये तुम्हें अभी के रुकने की जगह पर लेकर जाएंगे। और वो किंग वहां से जाता कहता ब्रदर अभी मैं जा रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ी सा काम है तो बाद में मिलते हैं। वुमन भी बोलता है ठीक है। और जब वो वहां से जाता है, वुमन उसको देखते हुए मन में सोचता है कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा उदास लग रहा था, और क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। और इसी के साथ में हम देखते कि रात को वुमन बोल रहा था कि आज का दिन काफी ज्यादा खतरनाक था, नहीं, और हमें थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए। और मारा और यून तुम लोग भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। और मारा एक जगह पर सोते हुए बोलते कि ठीक है समझ गई, और यून और मारा एक साथ में सो रहे होते। वुमन भी सोते हुए मन में सोता है कि भले ही जो ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सेलेस्टियल ब्रश स्वॉर्ड स्टाइल है वो मुझे ज्यादा फिट करती है। और चलो अभी के लिए तो ये सेलेस्टियल ब्रश स्वॉर्ड पर ही फोकस करते। और हाँ, मुझे वो किंग को हमारे ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल जो कि पिताजी ने सिखाई उसको सिखानी चाहिए, और ये उसको एकदम परफेक्टली फिट करेगी। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर मेरा भाई कहाँ होगा। और तभी वो सामने देखता हुआ कहता कि हाँ, और वहां पर एक औरत होती है, वो बोलती कि तुम तो वही वो घमंडी वेटर हो ना जिसको हमने पिछली बार देखा था, और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही में वो लाल बाल वाली लड़की भी होती है। वुमन बोलता कि ओह, और हम लोग वापस मिल गए। तो वो लाल नहीं ऑरेंज बाल है सॉरी इसके। और वो लड़की बोलती कि तुम सच में वही वेटर हो जिससे हम तब मिले थे, और तुमसे वापस मिलकर अच्छा लगा। और आगे एक बंदा जो उनके लीडर जैसा होता है वो मन में सोता हाँ, और क्या वो मुस्कुरा रही है, और आखिर किस तरह का इंसान वो हो सकता है। और तभी एक लड़की बोलती कि तुम मेरे शब्दों को इग्नोर करे। और मैंने पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। वुमन बोलता है कि आखिर तुम मुझसे इस तरह से इनफॉर्मली क्यों बात कर रहे हो, जबकि मैं अब तुम्हारा वेटर भी नहीं हूँ। और एक बंदा कहता है कि मिस जियोंग, और क्या आप इस इंसान को जानती हो। जियोंग बोलती कि हाँ, और वो एक बहुत ही ज्यादा बदतमीज वेटर था जिससे कि हम पहले मिले थे, और मुझे पता नहीं था कि हम ऐसी जगह पर भी उससे मिलेंगे। और आगे वो बंदा जाते कहता चलो तो अभी उस वेटर के काम के साथ में बीच में नहीं पड़ते और हमारे काम पर लगते।
और वुमन मन में सोचता है कि वो वापस मुझे नीचा दिखा रहे बस इसीलिए क्योंकि मैं एक वेटर था। और आगे वो लड़की को बोलते कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग वापस मिल गए, आखिर तुम कैसे थे। वुमन बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा अच्छा, और मिस हाँ तुम भी हमेशा की जैसे ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो लड़की बोलती कि तुमने तो काफी ज्यादा तारीफ कर दिया। और आगे जो दूसरा एक बंदा होता है वो मन में सोच रहा था कि आखिर ये चल कर है। और हाँ यो स्योल, और वो उस बंदे के सामने शर्मा रही है, और वो भी एक छोटे से वेटर के सामने। वुमन बोलता है कि मेरा नाम संग वुमन है, और आखिर आप कहाँ से हो मिस हा। तो वो मिस हा बोलती है कि मेरा नाम हा यो स्योल है, और मैं फ्रोजन पैलेस की एक स्टूडेंट हूँ नॉर्थन सी के वहां पर, और जो कि नॉर्थन सी के वहां पर पास में ही है। और तभी एक लड़की कहती है कि ओए सियोल, और जल्दी से, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये छोटे मोटे ऐसे फालतू लोग ही पसंद आते हैं, लेकिन अभी क्या तुम रुकोगी नहीं क्या। और वो लड़की बोलती सर, और ऐसा कुछ नहीं है। और आगे वो बंदा बोलता कि ओए चलो अभी चलते हैं, और हमारा अभी यहाँ पर एक छोटे से वेटर के लिए समय बर्बाद मत करो। और दूसरी लड़की भी बोलती कि हाँ। और जो ये फ्रोजन पैलेस के जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर कुछ समय तक रुके थे जस्टिस कॉलेजन में, और अब वो वापस नॉर्थन सी के रास्ते पर थे। और आगे एक बंदा बोल रहा होता है कि जो ये योचो होता है ये लीडर था इस ग्रेट गोल्डन स्वॉर्ड का, और साथ ही में यहाँ पर जितने भी लोग थे ये इसकी ड्यूटी थी कि उनको वापस लेकर जाए। और वुमन बोलता है कि चलो तो क्या मुझे भी वापस जाना चाहिए। और वो मन में सोचा एक सेकंड रुको, और क्या वो। और तभी हम कहीं और का सीन देखते जंगल का, जहाँ पर कि एक बंदा बोल रहा होता है कि हम अभी यहाँ पर इस जस्टिस कॉलेजन के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी लड़की बोलती है कि थैंक्स सर योचो, और मैं आपके कारण अच्छी याददाश्त के साथ में जा रही हूँ। और वो बंदा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लोग पीछे देखते हैं और उनको कुछ लोग घेर लेते। वो लोग बोलते हैं आखिर तुम लोग कौन हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में खड़े होने की, जब हम लोग जस्टिस कॉलेजन के बॉर्डर पर ही खड़े, और तुम लोग, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। और तभी वो लोग चिल्लाते कि इनको मार दो, और सभी लोग आपस में लड़ने लगते। और वो लोग बोलते कि हाँ तुम लोग कोई नए नए नहीं हो। नहीं, एक लड़की बोलती कि सभी लोग अलर्ट हो जाओ। और एक काना बंदा वो बोलता है कि अभी। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से भागता है और सियोल को उठा लेता है। और हम देखते हैं कि तभी एक बंदा कहता है मिस हाँ, और दूसरा वो एक और बंदा बोलता है कि आखिर तुम कहाँ, तुम्हें लगता है कि क्या देख रहे हो। और तभी वो लोग वहां पर लड़े जा रहे होते, और दूसरे बंदे ने उस लड़की को उठा लिया तक। हाँ सियोल मन में सोचते कि नहीं, और मैं हिल नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसने मेरे वाइटल पॉइंट्स को मारा हुआ है, और क्या ये सब बस मेरे लिए ये सब कर रहे। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा कुछ देखता है और अपनी जगह पर रुक जाता है। वो मन बोलता है कि सॉरी, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम उसको नीचे रख दो। और आगे हाँ सियोल बोलते कि प्लीज, और रास्ते से हट जाओ। वो मन बोलता है कि और आखिर मैं तुम्हें ऐसे किडनैप होते हुए कैसे देख सकता हूँ। तो हासेल बोलते कि तुम्हें यहाँ पर मुरिम की दुनिया की चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए, और वेटर तुम मारे जाओगे। वुमन बोलता है और चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, और मैं काफी ज्यादा ताकतवर वेटर हूँ यार, तुम्हें पता ना हो तो। हासेल बोलते कि अभी यहाँ पर ये पागलपंती करने का समय नहीं है। और वो दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओगे तो मैं बस तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काट दूंगा और तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगा। वुमन बोलता है कि मैं तुम्हें एक और अलग चीज की सलाह देना चाहूंगा, और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम उस लड़की को नीचे रख दोगे और मेरी नजरों के आगे से दफा हो जाओगे। और जब वो बंदा उस लड़की को नीचे रख रहा था, और लड़की बोलते प्लीज मिस्टर वेटर, और आपको मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खोने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो बंदा वुमन की तरफ आते हुए कहता कि हाँ मेरी एडवाइस को मना करना मतलब कि तुम मेरी सजा पाना चाहते हो, नहीं कितने बड़े बेवकूफ हो। और जब वो मुक्का मारता ची का इस्तेमाल कर तभी वुमन अपने हाथ से बस एक मारता और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, और सामने वाला बंदा देखता रह जाता है। और वो लड़की भी देखती है और कहती क्या। वुमन बोलता मिस हाँ, और आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है यार। और वो सामने वाला बंदा मन में सोचता है कि ये बच्चा ये काफी ज्यादा स्किल वाला, और बोलता है कि आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। वुमन बोलता भले कुछ भी हो, लेकिन मैं इस हमले को मेरी अभी की सलाह के लिए मना समझ सकता हूँ कि तुम अभी चुपचाप जाना नहीं चाहते हो, तो चलो क्या हमें शुरू करना चाहिए। और वो अपनी तलवार निकाल कर एक हमला करता है, और सामने वाला बंदा थोड़ा पीछे हटने लगता है और अपने हाथ से एक हमला करता है और कहता है कि फ्रोजन नॉक बैक पाम। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है कि बंदा उस हासियल को किडनैप करके ले जा रहा होता है, वो एक हमला करता है और बोलता है कि फ्रोजन नॉक बैक पाम, और जो हासियल होती है वो देखती रह जाती है। और तभी वो मन भी अपने विंड फ्यूरी पाम का इस्तेमाल करता है, और तभी सामने वाले बंदे की पाम की टेक्निक कमजोर होती है और वो उड़कर दूर जाने लगता है और एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिरता है। वुमन बाद में हासियल को उठाते हुए बोलता है कि चलो और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, और उसके कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर मारता है। और वो लड़की खड़े होते सोचते हैं कि मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि ये इंसान इतना ताकतवर था यार। और वुमन उस लुटेरे से बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बोल नहीं दिया था, और मैंने कहा था ना कि उसको नीचे रखो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ, वरना तुम अपनी जिंदगी के साथ में यहाँ से नहीं जाओगे। तो सामने वाला बंदा बोलता है अरे यार, और ये एक फेलियर रहा। और वुमन बोलता है कि हाँ, और तभी वो कुछ महसूस करता है और सोचता है कि एक मिनट रुको, और कुछ तो गड़बड़ है। और वो पीछे नोटिस करता तो वहां पर एक औरत खड़ी होती है, और वुमन मन में सोचता है कि एब्सोल्यूट की डिस्चार्ज, और सिर्फ एक्सपर्ट जैसे कि मेरे नाना जी या फिर जो स्पेयर डिमन था और साथ में ब्लडी क्लाउड एम्परर, वही लोग ऐसी कोई ताकतवर स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये औरत आखिर है कौन। और हासियोल बोलती कि मास्टर। वुमन मन में सोचता तो अगर वो उसकी मास्टर है और इसका नाम जरूर ए ही होना चाहिए, जो कि
हेवनली फ्रोजन प्योरिटी है और साथ ही में वो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की लीडर भी है। और भले ही वो यहाँ पर सबसे महान वॉरियर्स में से एक नहीं गिनी जाती और ना ही 6 वो ट्रांसेंडेंट में से एक, क्योंकि वो जंगवोन से नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक्सपर्ट में से गिनी जाती जो कि बाहर के लेकिन मेरे नाना जी के ही ताकत के बराबर के होंगे। और वुमन मन में सोचा मुझे पक्का पता नहीं, क्योंकि वो एक मुझसे एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन वो कोई भी मेरे नाना जी से कंपैरिजन में भी कमजोर तो नहीं लग रही है। और वो औरत सामने आते कहती तुम वो ऐसे बच्चा लग रहे हो जिसने कि अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा हासिल कर लिया है, और मैं माफी चाहती हूँ लेकिन तुम इस आदमी की जान नहीं ले सकते। वुमन बोलता आखिर ऐसा क्यों? तो वो लड़की बोलती ये रूड है, और वो जो इंसान है वो ओरिजिनली हमारे फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी से है, और जब उसको हमारे वहां पर पैलेस से निकाल दिया गया था तो वो उसकी मुझसे दुश्मनी और इसके कारण उसने किडनैप करने की कोशिश की। वुमन मन में सोचता दूसरे शब्दों में वो ये इनके क्लैन का बिजनेस है और इसलिए मुझे उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वुमन बोलता तो आखिर मिस हाँ इस बंदे की टारगेट कैसे बन गई? तो तभी वो बंदा बोलने वाला था ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुतिया लेकिन अपनी वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सामने वाली जो औरत होती है वो एक हमला करती है और इस बंदे के शरीर से एक बर्फ का टुकड़ा आर पार निकल जाता है और वो जम जाता है। वुमन वो देखता रह जाता है और वो औरत बोलती कि भले ही तुम शुरू में रूड थे लेकिन मैं तुम पर दया दिखाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि तुमने मेरे डिसाइपल की जान बचाई थी, लेकिन तुमने अब मेरा दिमाग खराब कर दिया और ये मेरा एक और इकलौता हमला होगा तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम इस हमले के सामने टिक पाओगे तो तुम जिंदा बच जाओगे। वुमन मन में सोचता अरे नहीं मैं मुसीबत में हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके उस हमले से बच के निकल पाऊंगा। तो तभी हासियोल वो अपने घुटने पर बैठते हुए कहती मास्टर प्लीज और इस इंसान पर दया दिखाइए, लेकिन उसकी वो मास्टर अपने हाथ से हमला कर ही देती है और वुमन अपनी गोल्डन सेलेस्टियल आयरन वॉल इस्तेमाल करता है और आगे वो अपने वॉल से उसके बर्फ को रोके जा रहा होता है और मन में सोचा मुझे टिके रहना होगा और अगर मैं टिकूंगा नहीं तो मैं भी उस बच्चे की तरह मतलब कि जो अभी लुटेरा मरा उसी की तरह एक बर्फ का टुकड़ा बन के रह जाऊंगा। और सामने वाली जो औरत होती है वो मन में सोती ये डिफेंस की और साथ में स्वॉर्ड स्टील टेक्निक अमेजिंग है और आखिर किसका स्टूडेंट हो सकता है। और बहुत सारे हमले वुमन की तरफ हो रहे होते हैं। वुमन मन में सोता है वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और मैं अपनी ताकत से तो उसको नहीं रोक सकता, लेकिन तभी वहां पर मारा आती है और वो वुमन को जैसे पीछे से पकड़ लेती है और वहां से लेकर चली जाती है। और वो जो औरत होती है वो कहती है वेल मैं आज के दिन मैंने बहुत ही सारे अगली जनरेशन के अमेजिंग लोगों को देखा जंगवन के अंदर और लगता है कि जो तुम्हारा इनविजिबल असेसन टेक्निक है वो सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच गई है और हासिल करी मास्टर और प्लीज उन पर दया दिखाइए। और उसकी मास्टर मन में सोती कि भले वो लोग यहाँ से मुझसे दूर जा रहे हैं लेकिन मैं अगर उनको चाहूँ तो मार सकती हूँ, लेकिन अभी और तभी वहां पर दूसरे भी वो लोग आते हैं और कहते मास्टर उनकी मास्टर कहती कि आखिर उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने तुम पर हमला किया था। तो वो लड़कियां बोलती कि वो सभी लोग भाग गए जब हम लोग जीतने लगे। और एक बंदा कहता है कि जो जस्टिस कोलाइजन है वो अभी उनका पीछा कर रहा है और ये ज्यादा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि उन्हें पकड़ा जाए। और जब वो मास्टर होती है मन में वो सभी लोग ऐसे जिनको कि फ्रोजन पैलेस काफी लंबे समय से पकड़ने में नाकामयाब रहा है और ये सेम रहेगा इस बार भी और वो लोग पक्का बच के भाग जाएंगे। और वेल मुझे लगता है कि मुझे अभी उस बंदे को मारने पर ही थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा एक बंदा वहां पर मन में सोच रहा था कि मैं इस क्रू को ऐसे इसलिए फॉलो कर रहा था ताकि मैं हासियोल को रक्षा कर सकूं, लेकिन वो बंदा जिसको कि मैं ऐसा सोच रहा था बस एक वेटर है, लेकिन उसने यहाँ पर फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी के लीडर को भी हमले को रोक दिया था। और क्या ये हो सकता है कि मैं उसकी पोजीशन में सेम चीज कर पाता और आखिर वो है कौन? और जो वो लीडर होती है वो कहती कि चलो सभी लोग मुझे फॉलो करो और हम लोग वापस पैलेस में चलते। और वो लड़के बोलते यस मास्टर। और आगे वो मास्टर मन में सोच रही होती है कि मैंने उस हमले में बिल्कुल भी अपनी ताकत को रोका नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चा उसके सामने टिक गया और वो नौजवान बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट। तो वो लीडर बोलती हासियोल और आखिर उस बच्चे जिसने तुम्हारी जान बचाई उसका नाम क्या था? तो हासियोल बोलती कि उसने कहा था उसका नाम संग वो मून है। और वो औरत मन में सोची संग वो मून है। हासियोल भी मन में सोची कि वो कोई नॉर्मल वेटर नहीं था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। और थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे वापस कभी मिल पाऊँ। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक गुफा के अंदर मारा वो उनके सारे कपड़े उतार देती है और बोलती कि बॉडी बहुत ठंडी हो रही है और फर्स्ट एड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में वो एक्यूपंचर टेक्निक इस्तेमाल करती है वुमन पर। और जब वुमन की आंखें खुलती है तो एकदम से बोलता ओए और आखिर तुम क्या कर रही हो? मारा बोलते कि ये एक्यूपंचर था तुम्हारी जान बचाने के लिए। वुमन मन में सोता है ओह, और अब मैं सिचुएशन समझ गया और मैं उस फ्रोजन पैलेस के वो लीडर के हमले से अभी भी बेहोश हो चुका था। और वो बोलता थैंक यू सो मच मारा और तुमने मेरी वापस जान बचा ली। मारा बोलते कि वो औरत ताकतवर थी और आखिर वो कौन? तो वुमन बोलता है कि वो फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी की लीडर थी और साथ ही में वो मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर थी। मारा बोलते कि हाँ फ्रोजन पैलेस की लीडर, और आखिर वो वुमन को मारने की कोशिश क्यों करेगी? वुमन बोलता है कि बस ऐसे हो गया और चलो वापस पहले चलते हैं। मारा कहती कि हाँ, और वो मन में सोचे कि अगर तुम वुमन को मारने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें पहले मारूंगी। और
इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है कि सेकंड कजन, आखिर तुम पूरे समय कहाँ पर थे और क्या तुम्हें पता भी हम कितने लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और आगे कोई बोलता है हमें लगा था कि तुम्हारे साथ में कुछ बुरा हो गया यार और तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वुमन बोलता है नहीं नहीं, और मैं माफी चाहता हूँ तुम लोगों को चिंता करवाने के लिए। एक बंदा कहता है कि चलो, और मैं खुश हूँ कि तुम फाइनली वापस आ गए यार। दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ, और मुझे लगा था कि हम तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हो। वुमन मन में सोचा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी कि अब मेरी चिंता होती है, राइट। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या सिस्टर सियोन भी अभी ठीक होगी। और हम कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है सिस्टर चलो एक और खरीदते, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और यहाँ पर सियोन और गुन्हा होते, गुन्हा बोलते कि हाँ ये ठीक है, और तभी पीछे कुछ लोग भाग रहे होते और बोलते उसको पकड़ो और उनको खोना मत, और रास्ते से हटो, और गुन्हा को धक्का दे देते। और सियोन बोलते ये लोग आखिर वो लोग है कौन। और गुन्हा बोलते सिस्टर, और क्या हम लोगों को उनके रास्ते में जाना चाहिए क्या। और सियोन वो देख रही होती है और तभी हम देखते कहीं पर कोई भागे जा रही होती है और बोलते कि मैं यहाँ पर पकड़ी नहीं जा सकती। और तभी सियोन और गुन्हा बोलते कि चलो चलो यहाँ पर इस तरफ आ जाओ। और आगे गुन्हा बोलते कि हम इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर एक सीक्रेट जगह है जो मैं जानती हूँ। और इसी के साथ में वो लोग एक जगह पर आते और गुन्हा बोलते कि तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। तो सामने वाली वो औरत बोलती कि आखिर तुम लोग हो कौन, और ये मत बोलना कि ये उस मोचोन मतलब कि हेवनली आर्ट सेक्ट का कोई जाल है। और सियोन बोलते कि हाँ मोचोन, और चिंता मत करो, और हम लोग आयरन ब्लेड हाउस के लोग हैं। और तभी गुना बोलते कि ये देखो, और ये हमारे आयरन ब्लेड हाउस के घर का चिन्ह भी है। तो सामने वाले लड़की बोलती आखिर आयरन ब्लेड हाउस मेरी मदद क्यों कर रहा है। सियोन बोलते कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन हम ये खास करके इसलिए करें क्योंकि वो जो लोग तुम्हारे पीछे थे। तो लड़की कहती लगता है कि तुम लोगों के पास में और कुछ काम नहीं है। और सियोन बोलती बाय द वे आखिर ये मोचोन क्या है। तो वो दूसरी लड़की कहती ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और तभी कोई बोलता है कि मुझे जो हमने उसके ऊपर वो गंध वाली चीज डाली थी उसकी गंध आ रही है यहाँ पर आसपास में, और ये पूरे एरिया को सर्च करो। और वो लड़की बोलती है अरे नहीं, और आखिर उन लोगों ने चेस स्कैंट मेरे ऊपर कब डाल दिया और वो लोग हमारे करीब आ रहे। और सियोन मन में सोचे आखिर हमें क्या करना चाहिए, और आखिर हमने ये सारी चीजें ऐसा सोचते हुए की थी कि कहीं कभी हम पकड़े नहीं जाएंगे। और इसी के साथ वो मन में सोच रही होती कि आखिर अब हम लोग क्या करें, और हमने तो ये सारी चीजें ये सोचते हुए की थी कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। गुन्हा जो होती है वो बोलती कि जो हमारे आयरन ब्लेड हाउस के जितने भी वॉरियर्स है वो भी अभी इधर उधर भेज दिए गए होंगे ताकि वो ये सारी जितनी भी तबाही मच रही है उनको रोके। सियोन बोलती लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ से निकलना उनके आने से पहले बहुत मुश्किल होगा। और जो सामने उनके दूसरी वो लड़की होती है वो मन में सोती नहीं, और ये उन मूचोन मतलब कि हेवनली आर्ट सेक्ट वालों के हाथ में कभी नहीं पड़ सकता। और वो दो डब्बे सियोन की तरफ करते हुए कहते कि सॉरी इतना बेशर्म होने के लिए, लेकिन मेरे पास में एक रिक्वेस्ट है और प्लीज ये किसी और को दे देना बाद में। सियोन बोलते नहीं, और हम इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो वो लड़की अपने घुटने पर आते कहते प्लीज मेरी मदद करो, और ये मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। सियोन मन में सोती अरे नहीं, और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ मैं ही अकेली नहीं होगी जो कि इस मुसीबत में पड़ेगी। और जो गुनाह होती है वो बोलती कि चलो ये मुझे दे दो। और सियोन बोलती गुनाह, और आखिर तुम क्या कर रही हो। गुनाह कहती है कि सॉरी सिस्टर और मैं माफी चाहती हूँ, और लेकिन ये इंसान इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है और मुझे उस पर दया आ रही है। और वो लड़की बोलती थैंक यू, और एक और चीज है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, और प्लीज इस बॉक्स को कभी भी मत खोलना। तो गुनाह जो होती है वो बोलती कि मैं समझ गई। और आगे हम देखते कि वो लड़की बोलती मेरा नाम का मून योंग है, और मैं एक हेवनली डीमन कल्ट के 8वें डिवीजन की एक मेंबर हूँ। और सियोन कहती कि एक मिनट, और हेवनली डीमन कल्ट, और आगे वो लड़की वहां से भागते हुए प्लीज, और ये बक्से किसी ऐसे को दे देना जो कि हेवनली डीमन कल्ट का इंसान हो, चलो। और इसी के साथ में वहां से भाग जाती है। सियोन और गुन्हा वहीं पर खड़े रह जाते और कोई बोलता वो देखो वहां पर, और वो औरत उस तरफ है और जल्दी से उसको पकड़ो। और उस औरत को सभी लोग घेर लेते और बोलते कि हाँ कुतिया, और अगर तुम वो सेलेस्टियल डीमन व्हील वो हमें दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और ये उस बक्से की बात कर रहे होते। वो औरत बोलती कि हाँ, और क्या तुमने कभी भी हेवनली डीमन कल्ट के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देते हुए और अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखा भी है। तो सामने वाले लोग कहते कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, और आखिर तुम लोग कर क्या रहे, चलो इसको मारो। और सभी लोग उस लड़की के ऊपर हमला करते और उसको जान से मार देते। और हम देखते कि उस लड़की की पीठ वगैरह में तलवारें होती है, और वो मरते हुए भी बोल रही होती कि लॉन्ग लिव द हेवनली डीमन कल्ट। और इसी के साथ में वो मर जाती है और सोच रही होती कि प्लीज, और वो सेलेस्टियल डीमन व्हील को डिलीवर कर देना। और जो ये का मून यंग थी, ये ऐसी एक चीज थी जो इसने रियलाइज नहीं की थी, और जो एग्जिस्टेंस थी ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी जादुई ताकत की जो कि उन दो डब्बों के अंदर थी, द सेलेस्टियल डीमन व्हील और डानवान। और भले ही जो ये कामून यंग थी उसके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा था मैजिक पावर का उस बॉक्स के कारण, क्योंकि जो उसने मैजिक ट्रेनिंग की थी अपने डेमोनिक कल्ट के अंदर। लेकिन ये चीज सियोन और गुन्हा के लिए नहीं थी क्योंकि उनका कोई मैजिक में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और साथ में उनकी जो ची की ताकत थी वो भी बहुत कम थी। और जब वहां पर वो सारे पीछा करने वाले वहां से भाग चुके थे तो जितने भी ये दोनों थे, जैसे कि इन दोनों के ऊपर किसी चीज ने पॉजेस कर लिया और कब्जा कर लिया उनके दिमाग पर, और सियोन ने सेलेस्टियल डीमन व्हील को निगल लिया, और जहां तक बात रही गुन्हा उसने डानवान को निगल लिया।
और उन दोनों ने वो दोनों डब्बों को खोलकर उनकी गोलियों को निगल लिया होता है। और वो लोग होश में तब आते हैं जब उन्होंने वो दो मिस्टीरियस चीजों को निगल लिया होता है। और वो दोनों ही देखते आखिर ये क्या था, और उन दोनों को कुछ भी चीज याद नहीं थी आखिर उन्होंने अभी भी क्या किया था। और गुना बोलते कि हेवनली डीमन कल्ट, और उनको बस लास्ट चीज एक ही याद थी कि वो दो मिस्टीरियस डब्बे जो उनको वो लड़की देकर गई थी। और सियोन बोलती गुना चलो यहाँ से चलते, गुना भी बोलती हाँ सिस्टर। और इसी के साथ में हम आयरन ब्लेड हाउस का सीन देखते जहाँ पर कि सियोन बोल रही थी गुना, और उन्होंने हमें कभी नहीं देखा है तो इसीलिए वो लोग हमारे एग्जिस्टेंस को कभी नोटिस नहीं करेंगे, समझे। गुना कहती कि हाँ। सियोन बोलती क्योंकि जो लोग हैं उनको हमारी चिंता होगी तो इसलिए ये इंसिडेंट के बारे में किसी को मत बताना, और चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ग्रेट मास्टर या फिर वुमन वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो गुना बोलते ठीक है सिस्टर मैं समझ गई, और बिना सोचे समझे इन चीजों को साथ में लेने के लिए माफी चाहती हूँ। सियोन बोलते कोई बात नहीं, और जो हो गया सो हो गया। और गुना बोलते लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसी के साथ में हम एक ली भी मतलब कि वो व्यापारी ग्रुप के वहां का सीन देखते जहां पर कि सियोन का अंकल बोलता है एक मिनट और तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है क्या। सियोन बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, और मैं जाकर थोड़ा आराम करने वाली हूँ। और इसी के साथ में हम रात का सीन देखते जहां पर कि बेड के ऊपर सियोन बहुत ही ज्यादा तड़पड़ा रही होती है और बोलती कुछ तो मेरे दिमाग के अंदर जा रहा है, और वो जोर से चिल्लाती और सोचती कि ब्रदर और कुछ तो अजीब है, और प्लीज मेरे साथ में कुछ अजीब हो रहा है और प्लीज मेरी मदद करो। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते जहां पर कि वुमन भी नींद में इधर उधर चटपटा रहा होता है और एकदम से उठता है। तो जो मारा होती है वो बोलते कि वुमन और क्या तुम्हें बुरा सपना आ रहा था। वुमन बोलता कि हाँ। मारा बोलते कि तुमने अकेले पूरी रात बहुत शोर मचाया। वुमन बोलता अब जब मैं इसके बारे में सोचता तो मेरी जो पूरा शरीर है वो भी पसीने में भीग चुका यार, और मैंने ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और ये भी अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट के इस्तेमाल को सीखने के बाद से आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ यार। और तभी एक बंदा आता और कहता कि सेकंड कजन, और अभी एक सेरेमनी है जो कि यहाँ पर जस्टिस कॉलेजन के एरिया के अंदर होगा, और वहीं पर हम डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के साथ में डुएल भी करेंगे बाद में। वुमन बोलता और क्या वो लोग सच में यहाँ पर तो ये सेरेमनी करी क्यों रहे, और चलो चलते। और इसी के साथ में हम देखते कि सेरेमनी हॉल के अंदर जो कि माउंटवा सेक्ट के अगले जनरेशन के लोग थे और वो इस सेरेमनी के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और जो माउंटवा सेक्ट था उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया था। पहला ग्रुप यहाँ पर सबसे एल्डेस्ट चिन हुआ सिबलिंग मतलब कि दो भाइयों में से एक यूचू के साथ में था, और दूसरा ह्यून मू चुल के साथ में था। और ये दोनों ही भाई बहुत ही ज्यादा मार्शल आर्ट में तो अच्छे थे, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था वो और भी बेहतर था, और इसीलिए वो यहाँ पर दो ग्रुप्स के लीडर बन चुके थे। और जबकि जो वो किंग था वो अपनी साइड में अकेला खड़ा था और दूसरे लोग उसको इग्नोर कर रहे थे। और जब ये चीज पता चली कि वो पाम एम्परर का पोता है तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा तुरंत उन दोनों भाइयों से बहुत ऊपर जा चुका था। लेकिन इससे बस उन दोनों ही भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और जब उनको ये पता चला कि जो वो किंग है उसका बैकग्राउंड के बारे में, तो उन लोगों ने यहाँ पर उससे दूर रहने की जगह पर उससे और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। और उसके रिजल्ट में जितने भी माउंट हुआ के दूसरे स्टूडेंट थे उन सभी लोगों ने वो किंग को मतलब कि बात करना बंद कर दिया और इग्नोर करना शुरू कर दिया। और तभी एक बंदा बोला था कि भाई क्या तुमने वो अफवाह सुनी उस आदमी के बारे में जो कि आयरन ब्लेड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने सुना तो था, और वो ओरिजिनली एक वेटर था ना किसी रेस्टोरेंट के अंदर, अगर मुझे ठीक से याद है तो वहां पर एक और बंदा आता कहता कि ओह और तुम उस संग वुमन की बात कर रहे हो, और मैं उस बंदे को अच्छे से जानता हूँ। दूसरा बंदा कहता है चू मुनवी, और क्या ये तुम थे, और ऐसा कहा जाता है ना कि तुम लोग एक ही गांव में रहते थे वुमन और तुम बहुत लंबे समय पहले। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और वुमन जब छोटा था तो मुझे उस पर बहुत दया आती थी क्योंकि वो एकदम फेमस लेकिन बेवकूफ था। और दूसरा बंदा कहता तो तुम एक विटनेस हो, और चलो, और मुझे पता नहीं था कि वो इतना बड़ा बेवकूफ था। वो किंग मन में सोचा उन लोगों को पता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन फिर भी वो मेरे ही सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और मेरा भाई उसकी मेरे कारण यहाँ पर इंसल्ट हो रही है। और आगे वो दूसरा बंदा बोलता है मैं तुमसे वादा करता कि वो मुन सच में एक असली बेवकूफ था यार। और बाद में ये बस एक चीज थी कि वो पाम एम्परर का पोता था, लेकिन इससे ये चीज नहीं बदलती कि वो अभी भी बेवकूफ है। और आगे वो मन में सोचा जो अफवाह थी कि उसने बेक हेरियों को हरा दिया और साथ ही में इविल थ्रेड ऑफ समिट को भी, और ये जो कहानी ये सारी चीजें ऐसे ही अफवाह होगी क्योंकि वो पाम एम्परर का पोता है। और जो एक लड़की होती है वो बोलती कि हम और बड़े बड़े परिवारों के जो लोग हैं वो किसी की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, और तुम लोगों को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तो एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की, और क्या तुम वापस मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तो वो लड़की आगे कुछ बोल नहीं पाती। वो किंग बोलता है भले तुम लोगों को मेरे साथ में कुछ भी करना हो, लेकिन तुम अब तक जो भी कर रहे थे मैं सह रहा था, लेकिन मैं अभी और ये नहीं सह सकता जब तुम मेरे भाई की इस तरह से बातें करोगे, और प्लीज अपना मुंह बंद करो। तो सामने वाला बंदा कहता है हाँ मुंह बंद करो, और तुम मुझे मुंह बंद करने को बोल रहे हो, और क्या मैं इसको एक तरह से हमसे लड़ाई की चुनौती समझ सकता हूँ। तो वो क्या कुछ बोल नहीं पाता और मन में सोचा मैं अभी और नहीं सह सकता यार। और तभी वहां पर एक बंदा आता और कहता है कि सॉरी तुम्हारे यहाँ पर ये बातें जो हो रही है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जो सेरेमनी है वो जल्दी शुरू होने वाली है, तो प्लीज अभी बाकी सारी चीजें बाद में करना। और ये 8 घोस्टली आइस में से एक होता है। और इसी के साथ में वो दूसरे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम ध्यान रखेंगे। एंड इसी के साथ है कि जब वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है कि हमारी सेरेमनी अब शुरू होने वाली है तो तुम लोग अपनी बातें बाद में कर लेना।
तो दूसरे जो दो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम ध्यान रखेंगे। और एक बंदा मन में सोच रहा था कि भले वो इतना एकदम सॉफ्टली बात कर रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर जस्टिस कोलाइजन में सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जिससे लोग डरते हैं उन लोगों में से एक गिना जाता है। और वुकेंग वहां पर गुस्सा हो रहा था, तभी कोई बोलता है कि ये तो 3 महान स्वॉर्ड क्लैन में से एक की सीट है, नहीं डिवाइन लैंड में। तो कोई बोलता है कि हाँ। और वुमन वहां पर आता है, कोई बोल रहा था कि 1 मिनट, और क्या ये वही बेवकूफ है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और कोई बोलता है हाँ दिखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वो आयरन ब्लेड हाउस का एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन फिर भी। और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो पाम एम्परर का पोता और नेपोटिज्म चल रहा है उधर। और लेकिन आखिर दूसरे जो बेकली हाउस और नेमगोंग हाउस के लोग हैं वो उस बंदे को फॉलो क्यों कर रहे हैं। और एक बंदा कहता है 1 मिनट, ये नहीं हो सकता वो आदमी। और तभी ये वही इंसान होता है जिसने कि वहां पर पहले वुमन को उस लड़की को बचाते हुए देख लिया होता है, और वो सफेद बाल वाले आदमी के पास में जाते हुए कहता सर योचो। और जो वो इंसान है जिसने की फ्रोजन पैलेस की लीडर के सामने लड़ा था, और ये वही इंसान है वुमन। और वो दूसरा बंदा मन में सोचता क्या, और उस इंसान को हम इतने समय से बेवकूफ बुला रहे थे। और दूसरा बंदा कहता मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। और कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पर इस जगह के लॉर्ड आ रहे हैं। और इसी के साथ में वुमन भी देखता और कहता कि अनबिलीवेबल। और वहां पर सामने एक इंसान होता है, और उसको देखते हुए वुमन मन में सोचता कि वो दिखने से ऐसा लग रहा है वो खुद एक तलवार हो, और वो इंसान है जो कि तलवारबाजी में अल्टीमेट तक पहुंचा है, और द स्वॉर्ड एम्परर। और मैं उससे लड़ना चाहता हूँ यार। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर अपनी राजगद्दी पे जाके बैठता है और बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि जो पाम एम्परर होता है वो हमेशा बस अपने हाथ से ही इस्तेमाल करता था लड़ाई करने के लिए, लेकिन लगता है कि उसको तलवारबाजी की भी थोड़ी बहुत आदत है, नहीं क्योंकि किस तरह से उसने अपने पोते को बड़ा किया ये देखकर, और मुझे उससे जलन हो रही है। और वुमन मन में सोचा 1 मिनट, और उसको तुरंत पता चल गया कि मैं पाम एम्परर का पोता हूँ। और दूसरे लोग बोलते क्या, और आखिर स्वॉर्ड एम्परर उस इडियट में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे, और आखिर चल क्या रहा है। और स्वॉर्ड एम्परर बोलते कि लेकिन आखिर वो लड़की कौन है जो कि मेरे सामने छुपने की टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। और वुमन थोड़ा डर जाता और कहता कि मारा जल्दी से अपने आप को सामने लाओ। और मारा कहते ठीक है। और दूसरे सभी लोग कहते क्या, और मुझे उसकी प्रेजेंस बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। और एक बंदा कहता अनबिलीवेबल। दूसरा बंदा भी बोलता है कि हम लोग भी उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाए। स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि वेल ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, और तुम दोनों की ही स्किल्स देखी जाए तो तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। वुमन बोलता है कि ये तो आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। स्वॉर्ड एम्परर कहता है तो चलो अब हम शुरू करते हैं नहीं। और इसी के साथ में हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि कोई बोल रहा था चलो। और आखिरकार ये जो फाइटिंग अरीना ये खास करके डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के सामने ही लड़ाई करने के लिए बनाया गया था, डुएल के लिए। और जो अगली जनरेशन के वॉरियर होंगे हर एक सेक्ट के, वो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ेंगे और उनकी पोजीशन को हासिल करेंगे। और सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। स्वॉर्ड एम्परर कहता ठीक है चलो, तो जो डुएल है वो कल के दिन शुरू होगा। और वुमन कहता मारा चलो चलते, मारा कहते ठीक है। और एक बंदा कहता ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, और सारे लोग हमारे सेकंड कजन को देख रहे हैं वुमन को। और दूसरा एक बंदा कहता हाँ, और ये कोई ऐसी चीज थी जिसकी हमें उम्मीद होनी चाहिए थी क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर उससे तुरंत सामने से बात कर रहे थे। वुमन बोलता है कि और चलो, और ये सब छोड़ो यार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और यहाँ से चलते। और वुमन मन में सोता अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी जो तलवार थी वो मेरी तब तलवार खो गई थी जब मैं उस फ्रोजन पैलेस के लीडर से लड़ रहा था। वुमन बोलता सर नेमगोंग, और मैंने सुना है कि यहाँ पर जस्टिस कोलाइजन के अंदर एक किसी लोहार की दुकान भी है ना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ पर है। तो नेमगोंग बोलता है कि हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और कोई बोलता है कि वाह, और आखिर ये कौन सी तलवार है। वुमन बोलता है कि ये जो नई तलवार है ये मैंने आज ही बनाई है, और मारा ने इसको एक नाम दिया था द लाइट सेबर। वो किंग बोलता है अमेजिंग, और तुम्हारी जो तलवारबाजी और तलवार बनाने की स्किल है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है, और मैं सच में कल के डुएल के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। वुमन बोलता असल में मेरे पास में और तुम्हें कुछ बोलने के लिए न्यूज है। वो किंग बोलता आखिर वो क्या। वुमन बोलता सबसे पहले मुझे तुम्हें एक स्टोरी बताने की जरूरत है जो कि मुझे हमारे पिताजी के बारे में पता चली। वो किंग बोलता क्या, पिताजी के बारे में। और इसी के साथ में हम देखते थोड़ी देर बाद में वो किंग बोल रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है, और आखिर पिताजी ने इतनी सारी चीजें कैसे सही होगी। वुमन बोलता तो इसीलिए हमें भविष्य में और ज्यादा ताकतवर होना होगा, और ये ची की ताकत को बूस्ट करने वाला एलिक्सर, और ये मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम इस एलिक्सर के अंदर से ची को ऑब्जर्व करोगे। और चलो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। वो किंग बोलता कि हाँ मैं ये ले लूंगा। और वुमन बोलता चलो तो मैं तुम्हें वेस्ट जीरो गेट सेक्ट के भी मार्शल आर्ट को सिखाऊंगा जो कि मुझे पिताजी ने सिखाए। वो किंग बोलता ये तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू ब्रदर। और वो मन में सोता इतना भरोसेमंद भाई, और हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर दूसरे लोग मेरे परिवार के बारे में क्या भी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार के पास में ऐसी ताकत है जो कि दूसरे लोगों से कंपेयर भी नहीं की जा सकती। और इसी के साथ में हम हैफे के एक सिटी का सीन देखते जहां पर कि कोई बोल रहा होता है कि ये तुम लोग हो ना जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत चीजें करते हुए घूम रहे हो, और आखिर तुम लोग हो कौन। तो एक मास्क वाला बंदा बोलता है कि हम लोग सेलेस्टियल डीमन व्हील को ढूंढ रहे हो, और क्या तुम्हें पता है जिस इंसान के पास में ये है। और हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि जो का मून यंग थी जो कि हेवनली डीमन स्ट्रेंथ कल्ट की थी, और वो कुतिया उसने जरूर किसी तरह के यहाँ पर आयरन ब्लेड हाउस वाले को ही ये दिया होगा।
और वो आयरन ब्लेड हाउस वाला बंदा कहता है कि सेलेस्टियल डीमन व्हील आखिर वो क्या है। तो मास्क वाला बंदा कहता है कि वो सच बोल रहा है, और अगर तुम्हें सच में असलियत के बारे में कुछ नहीं पता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बोलता है मरो, और उन सभी लोगों को वो मार डालता है। और वो मन में सोचता है कि मैं द घोस्टली स्वॉर्डमैन ऑफ द ब्लडी नाइट, और मैं पक्का सेलेस्टियल डीमन व्हील को ढूंढ कर ही रहूंगा। और इसी के साथ में हम वही ली बी के व्यापारी ग्रुप का सीन देखते हैं, जहां पर कि सियोन रात को सो रही होती है और एकदम से रात को उसकी आंखें खुलती है और वो जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है और बोले जा रही होती है हेवनली डीमन स्ट्रेंथ कल्ट, और ऐसा बोलते हुए कहीं जा रही होती है। और इसी समय हम जस्टिस कॉलेजन के एक नॉर्थ ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर कि बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज आ रही थी और कोई बोलता आखिर तुम लोग कौन। कुछ लोग वहां पर आते हैं और उनमें से एक कहता है कि हाँ, और तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम जल्दी मरने वाले हो, और जस्टिस फैक्शन के बास्टार्ड ये तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। और वो लोग वहां पर उन पर हमला कर रहे थे, और जिस बंदे को हमला हो रहा था वो मन में सोचा एक मिनट नामुमकिन, और द स्टैंड स्ट्रॉन्ग, और कुछ 40 साल पहले जिन लोगों ने हमारे पूरे जंगवन को पूरे खून से लाल कर दिया था, और वो आज वापस आ चुके हैं। और द एट्रियस सैंडस्टॉर्म ये ग्रुप, और ये ही बास्टार्ड्स वापस, और इसी के साथ में वो सामने वाले बास्टार्ड्स बोलते मरो, और उनको मार डालते। और हम अभी जो जस्टिस कोलाइजन है उसके वहां के गेट का सीन देखते हैं, जहां पर कि कोई बोलता है कि मैं जस्टिस कोलाइजन का एक वॉरियर और प्लीज दरवाजा खोलो। और जब लोग दरवाजा खोलते हैं, एक बंदा बोलता है आखिर चल क्या रहा है, तो दूसरा बंदा बोलता है कि अभी अभी जो येंगजो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो हमारे जो पूरा वो इलाका था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ब्लैक बुल गैंग के द्वारा, और कोई भी जिंदा नहीं बचा, और बहुत बड़े से दुश्मन की फोर्स यहाँ पर नेंजिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रही हमारी तरफ। और सामने वाले लोग कहते क्या, और जल्दी से हमारे जितने भी जनरल वगैरह उनको जाके इन्फॉर्म करो। और हम इमरजेंसी मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहां पर कि स्वॉर्ड एम्परर बोलता है क्या, और आखिर ये चल क्या रही है अचानक से इमरजेंसी मीटिंग। तो घोस्टली वर्ड बोलता है कि सर ये एक इमरजेंसी और ब्लैक बुल गैंग, और उसने हमारे सामने एक ऑल आउट वॉर कर दिया, और अभी वो लोग यहाँ पर 3 इलाकों में अलग अलग तरफ जा रहे, और सबसे पहली फोर्स यहाँ पर नेंजिंग की तरफ आ रही, दूसरी फोर्स जोजो की तरफ जा रही है, और सबसे बड़ी फोर्स यहाँ पर सिचुआन प्रोविंस में आ रही है हमारी तरफ। और एक बंदा कहता क्या ऑल आउट वॉर, और वो लोग सीरियस है। दूसरा एक बंदा बोलता है आखिर उन ब्लैक बुल गैंग वालों की हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की, और हमें इस मौके का फायदा उठाकर इविल फैक्शन के सारे ब्रांच को खत्म कर देना चाहिए। और जो वहां पर स्वॉर्ड एम्परर होता है वो बोलता है कि जरूर उनके पास में कोई चीज होगा, कोई किसी का हाथ होगा उनके पीछे। और घोस्टली स्वॉर्ड बोलता है कि ये ऐसा लगता है कि वो लोग किसी जो एट्रोचस सैंडस्टॉर्म नाम का ग्रुप है उसके साथ में मिल चुके हैं। स्वॉर्ड एम्परर भी बोलता है क्या, और ये ब्लैक बुल गैंग के बास्टार्ड सैंडस्टॉर्म के साथ में मिल चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे साथ में डार्क फोर्स मार्शल सेक्ट से लड़ने का टाइम है, और हमारे जितने भी ताकतवर लोग हैं जस्टिस कॉलेजन में उन सभी लोगों को इकट्ठा कर दो अभी कभी। और सामने वाला बंदा मन में सोचा स्वॉर्ड एम्परर हमेशा जितने समझदार है, और वो वही सेम चीज सोच रहे जो कि मैं सोच रहा हूँ। और स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि चलो, और ये पक्का करना कि तुम उस बच्चे वुमन को भी इधर बुलाकर लेकर आओ। और इसी के साथ में हमारा किंग और वुमन एक जगह पर ट्रेनिंग कर रहे होते, और तभी वहां पर कोई आता और बोलता कि तुम्हें अभी अभी स्वॉर्ड एम्परर डुएल अरीना में बुला रहे। और वो किंग बोलता है क्या स्वॉर्ड एम्परर हमें ढूंढ रहा, और आखिर कितना अर्जेंट हो सकता है। वुमन मन में सोचा ये मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यार। और आगे हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और एक बंदा बोलता है कि जो स्वॉर्ड एम्परर है वो यहाँ पर 1 मिनट में आ ही जाएंगे, और सभी लोग बोलते हैं यस सर। वुमन बोलता है कि यहाँ का वातावरण देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो चीख का इस्तेमाल कर कर वो किंग से बात कर रहा होता है। वो किंग बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और क्या कुछ हुआ है क्या। और तभी एक बंदा बोलता है कि जैसी उम्मीद थी, और तुम यहीं पर हो संग वुमन। वुमन बोलता है हाँ आखिर तुम कौन हो। तो वो बंदा बोलता है तुम बास्टर्ड, और क्या तुम्हें याद नहीं क्या वो स्मोक स्क्रीन फैक्शन के वहां पर क्या हुआ था। और वुमन बोलता ओह हाँ याद आया, और वो बंदा जो कि विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट से था, और जो तुरंत ही बेहोश हो गया था नहीं। और वो लाल बाल वाला बंदा कहता तुम बास्टर्ड। वुमन बोलता ओह ये स्वॉर्ड एम्परर है, और सामने स्वॉर्ड एम्परर आते हुए बोलते कि चलो, और सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं ना, और अभी एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, तो इसीलिए डिटेल को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और अभी मैं तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। तो सभी लोग मन में सोचते टेस्ट, और आखिर किस तरह का टेस्ट होगा। और स्वॉर्ड एम्परर उसके अंदर से जैसे चीज निकल रही होती है, और बहुत सारी जैसे तलवारें निकल के बाहर आती है, और वो लोग बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे। वो किंग बोलता है कि उसने अपनी तलवार भी बाहर नहीं निकाली, और दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर वो उसकी चीज की ताकत से कितनी तलवारें आ रही नहीं। और वुमन मन में सोचता अमेजिंग, और जो खुद एक तलवार है द स्वॉर्ड एम्परर, और वो कई सारी दर्जन तलवारें बस अपने हाथों को ऐसे फैला कर ही बाहर निकाल सकता है। स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि अब इन सबको ब्लॉक करके दिखाओ, और वो उन सभी स्टूडेंट पर हमला करता है। सब स्टूडेंट बोलते अरे नहीं, और आखिर ये क्या, और कोई भी अपनी तलवार भी नहीं निकाल पाता। और वुमन वो देखते हुए सोचता है कि फक, और अगर मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा। और इसी के साथ में वो तलवार निकाल कर अपनी वो शील्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर डालता है। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि और वो अपनी सारी तलवारों को स्टूडेंट को लगने से पहले ही रोक देता है। और वो किंग बोलता है कि 1 मिनट, और जितनी भी ये स्वॉर्ड ची वाली तलवारें थी ये सारी यहाँ पर रुक चुकी है। और इसी के साथ में सभी लोग वहां पर कांप रहे होते हैं। और वुमन भी बोलता है हाँ, और जो हमला था वो यहाँ पर शील्ड तक पहुंचने से पहले रुक गया।
स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि संग वुमन, और तुम ही अकेले हो जिसने कि मेरे हमले के सामने रिस्पॉन्ड किया है, और दूसरे लोग तो अपनी तलवारें भी बाहर नहीं निकाल पाए थे। और सभी लोग वुमन को देख रहे होते। वुमन बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी मेरे पास में इतना समय था कि मैं अपनी तलवार बाहर निकाल सकता हूँ। वो किंग बोलता है कि जैसी उम्मीद थी, और वही मेरा भाई है यार। और एक वो लाल बाल वाला बंदा मन में सोचा, आखिर ये बच्चा इतना बेहतर कैसे हो गया इतने कम समय में, और अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो नहीं, और उसकी स्किल तो पिछली बार से कंपेयर की ही नहीं जा सकती और अनबिलीवेबल। और दूसरे जो दोनों लोग भी होते हैं वो बोलते हैं कि एक मिनट, और उस आधे सेकंड में उसने अपनी तलवार से एक शील्ड भी क्रिएट कर ली। और एक बंदा सोचता है कि वो इडियट, तो इसका मतलब कि जो अफवाहें थी वो गलत नहीं थी। और एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना तो था कि उसने जो नॉर्थन पैलेस की लीडर है उसके भी हमले को ब्लॉक कर दिया था, और अब उसने स्वॉर्ड एम्परर का भी एक टेस्ट को पास कर लिया यार। स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि इस टेस्ट से मैं ये देखना चाहता था कि आखिर तुम लोगों को एक चीज अच्छे से पता चल जाए कि संग वुमन उसके पास में तुम सभी लोगों से ज्यादा बेहतर स्किल्स है, तो इसीलिए हम लोग वो जितने भी डुएल वगैरह की प्लानिंग थी वो स्किप करेंगे। और अब से जो संग वुमन है वो हेवी मार्शल आर्ट का लीडर बन चुका है हमारे यहाँ का। और वो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। वो किंग बोलता है ब्रदर। वुमन बोलता क्या, और आखिर में उस स्पॉट के लिए सूटेबल कैसे हो, क्योंकि हमने तो अभी तक एक डुएल भी नहीं किया। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि अभी अभी हमारे पास में इस सब का समय नहीं है, और जस्टिस कोलाजन के लोग एक दूसरे से डुएल करे इतना समय नहीं है, और ना ही इतना समय कि हम लोग डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के साथ में भी डुएल करें। और इसीलिए जो डिटेल है वो मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। और संग वुमन तुम अब से मुझे फॉलो करोगे, समझे। वुमन बोलता सर। स्वॉर्ड एम्परर कहता चिंता मत करो, और मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम रखूंगा तो तुम और तुम्हारे साथ में जो लड़की है वो मुझे एकदम मेरा पीछा कर पाओगे। चलो चलो। और वुमन बोलता ठीक है सर, और मारा चलो चलते। और मारा भी कहती ठीक है। और इसी के साथ में वो दोनों भी स्वॉर्ड एम्परर के पीछे पीछे जाने लगते। एक बंदा कहता हे भगवान, और एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा यार। और सभी लोग वहां पर कांप रहे होते। एक बंदा बोलता है कि मैं तो शुरू से उसके सामने मैच था ही नहीं यार। और एक सफेद बाल वाला बंदा मन में सोचता संग वुमन, और आखिर वो किस तरह का इंसान है। और वो किंग वहां पर उसके भाई को देख रहा होता है। हम देखते कहीं पर वुमन स्वॉर्ड एम्परर के पीछे भाग रहा होता है, सोचता अमेजिंग। और यहाँ तक कि अभी भी उसके पास ये लाइट स्टेप टेक्निक को चलाते हुए उसको देखकर भी मेरे पास में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, और जो एब्सोल्यूट स्टेट है वो कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल है भैया। और नहीं, ये जो स्टेट है ये तो तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। और आगे सोता हाँ, और ये मेरे लिए बहुत ही दूर की स्टोरी है कि मैं अपने दादाजी पाम एम्परर के कदमों को फॉलो करूं। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहां पर कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के मेन गेट का सीन, जहां पर कि वुमन और वो स्वॉर्ड एम्परर सभी आ जाते। और वुमन मन में सोता ये तो डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट नहीं, और क्या हम लोग बस ऐसे यहाँ तक बिना बताए अंदर जा सकते हैं क्या। तो सामने वाले सिपाही बोलता है आखिर तुम कौन हो। तो स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने पुराने दोस्त को यो हो से मिलने आया हूँ, और क्या तुम उसको बाहर बुला सकते हो प्लीज। तो एक बंदा बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लीडर का नाम लेने की, और तुम जरूर पागल हो गए नहीं। और वुमन बोलता है एक सेकंड रुको, और क्या तुम लोगों को पता भी आखिर ये इंसान है कौन। और स्वॉर्ड एम्परर बस अपने उंगली के इशारे से उन दोनों को ही उड़ा देता है। और वो बोलते हैं कि आखिर आखिर तुमने क्या कर दिया यार। और वो दोनों ही उड़ते हुए वहां पर स्वॉर्ड एम्परर एक इशारा करता है, और वो लोग गेट के पीछे जाकर गिरते। और जब वो लोग गेट के पीछे जाकर गिरते तो पीछे से एक बंदा आता और कहता है कि तुम बास्टर्ड, और आखिर तुम मेरे लोगों के साथ में क्या कर रहे हो। और वहां पर वो आके खड़ा हो जाता है। वुमन मन में सोता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है यार, और मेरी तो बॉडी उसके यहाँ पर दिखने से ही कांप रही है, और आखिर ये बंदा कौन है। और हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा स्वॉर्ड एम्परर के सामने खड़ा होता है। स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि अभी तुम कुछ ज्यादा ही अभी नाटक मत करो यार, तुम मेरे पास में जो बच्चे उनको डरा दोगे। तो सामने वाला वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि स्वॉर्ड एम्परर, और काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है नहीं। और हमें बताया जाता है कि ये डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट का लीडर है द पावर एम्परर। वुमन मन में सोता तो ये है इंसान पावर एम्परर। और स्वॉर्ड एम्परर के साथ में मिलाकर ये 8 सबसे महान वॉरियर्स में से एक है इस दुनिया के। स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि कोयो हो, और मेरे पास में एक अर्जेंट मैटर है जो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए, और क्या तुम मेरी बात सुनोगे। पावर एम्परर बोलता है कि अगर तुम्हारे जैसा एक आलसी बंदा भी मुझसे मिलने आया तो ये जरूर सच में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। स्वॉर्ड एम्परर कहता तो तुम्हें अभी भी पता नहीं कि आखिर क्या चल रहा है, और लगता है कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी भी अच्छी नहीं रही जितनी वो पहले थी। तो वो पावर एम्परर कहता क्या, और क्या तुम सच में हमारे बीच की जितनी भी दुश्मनी जो मैं अपने मन में गुस्सा रख के बैठा वो भी सेटल करना चाहोगे। और वो मन में सोता है कि वो इतना खतरनाक ये ऑरा रिलीज कर रहा है कि ये मेरी बॉडी नम होती जा रही है, और आखिर किस तरह की दुश्मनी होगी इन दोनों के बीच में एक दोस्त के रूप में भी। और वेल ये दोनों ही एक तरह के जायंट्स है जो कि एकदम सबसे ज्यादा टॉप पर खड़े रहते हैं, और साथ ही में वो जस्टिस फैक्शन और इविल फैक्शन के लीडर है। और ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग कभी अच्छी रिलेशनशिप में रहे, और लगता है कि अभी उनके बीच में एक लड़ाई किसी भी पल शुरू हो सकती है यार। और तभी हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि बिग ब्रदर काफी समय से नहीं मिले ना संग वुमन, और वो ची का इस्तेमाल करके बोल रहा था। वुमन बोलता है कि ओह, और गम रॉक, और काफी ज्यादा लंबा समय तो हो चुका है नहीं, और क्या चीजें सब अच्छी रही। तो गम रॉक बोलता है कि हाँ, और अभी वो मेरे घर में ही रह रही है। वुमन बोलता है तो अच्छी बात है, और चलो, और बहुत सारे लोग उसके खिलाफ भी गए होंगे नहीं। और स्वॉर्ड एम्परर कहता चलो, और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे बीच की लड़ाई को ऐसे
सेटल करने का हमारे पास में समय है, क्योंकि जो एट्रोस सैंडस्टॉर्म है वो वापस आ चुका है और ब्लैक बुल गैंग वो हम पर हमला कर रही है और वो लोग भी सैंडस्टॉर्म के साथ में मिल चुके हैं। वुमन मन में सोचा क्या, और आखिर ये कैसे हो सकता है। पावर एम्परर कहता कि जो सैंडस्टॉर्म है वो वापस आ गया और वो घटिया बास्टर्ड्स, लेकिन आखिर तुम मेरे पास में क्यों आए और आखिर हम जस्टिस फैक्शन की मदद क्यों करेंगे। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता कि जब तक कि उन लोगों ने अपनी फोर्स को ज्वाइन किया होगा तो हमारे डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के मदद के बिना हमारा जस्टिस कोलाइजन तो खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो आखिर उनका अगला टारगेट कौन होगा, तो सामने वाला वो पावर एम्परर की था ऑफकोर्स। और मुझे उम्मीद तो नहीं कि जो जस्टिस कोलाइजन है वो उन दोनों के साथ ही फोर्स से जीत पाएगा, लेकिन अगर वो लोग सच में तुम्हारी लड़ाई के बाद में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट उनसे जीतने के हमारे थोड़े चांस बढ़ जाएंगे। और वुमन मन में सोचा कि यहाँ तक कि पावर एम्परर वो भी पूरा पक्का नहीं कह सकता कि वो जीतेगा कि नहीं, और क्या ये जो ब्लैक बुल गैंग है और सैंडस्टॉर्म है वो इतने ताकतवर है। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता कि मैं डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट से कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी वहां पर उस सैंडस्टॉर्म को रोके, और अगर तुम वो कर सकते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा अमाउंट में गोल्ड वगैरह दूंगा, समझे। तो वो पावर एम्परर कहता कि गोल्ड, हाँ ठीक है चलो, तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ। और वुमन मन में सोचा ये शुरू से ही वो बस यहाँ तक हमारी बात तभी सुनता जब तक कि हम उसको कुछ पैसे देते नहीं। और आगे सेम चीज स्वॉर्ड एम्परर सोच रहा था कि हाँ, और वो हमेशा की तरह एक लोमड़ी जितना चालाक है यार। और इसी के साथ हमारा पावर एम्परर बोल रहा होता है कि हम डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट हम जस्टिस कोलाजन की मदद करेंगे यहाँ पर उस सैंडस्टॉर्म से लड़ने में, और हम लोग पक्का जितने भी वो सैंडस्टॉर्म के लोग हैं उनको एक बार में खत्म कर देंगे। स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि चलो तो मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बिजी है। पावर एम्परर बोलता है बाय द वे आखिर ये जो बच्चा है तुम्हारे साथ में आया वो कौन है। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है अंत में तुम अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाए और सवाल पूछ ही लिया नहीं, और ये बच्चा ये पाम एम्परर का पोता है। पावर एम्परर बोलता क्या, डैम इट यार, और मुझे लगा था कि मैं उसको अपनी साइड में ले लूंगा क्योंकि वो टैलेंटेड दिख रहा था, और सारी चीजों को छोड़कर ये उस चीकी बास्टर्ड का ही पोता है। हाँ? और वो सोच रहा होता जैसे पाम एम्परर बोल रहा था कि हाँ पावर एम्परर, और तुम जो अपने बच्चों को पाल रहे हो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है और तुम उसको मेरे पोते के साथ में तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। और पावर एम्परर मन में सोच रहा था कि मैं ऑलरेडी उस बास्टर्ड को मेरे पोते को और अपने पोते को कंपेयर करते हुए देख सकता हूँ, और उसको भविष्य में ताकतवर होने की जगह पर क्या मुझे उसको अभी मार देना चाहिए इस बच्चे को। और वुमन मन में सोचा अरे यार, और उसकी जो मर्डरर स्पिरिट है वो कुछ ज्यादा ताकतवर है। और तभी मारा उसके सामने आती है और कहती कि प्रोटेक्ट वुमन, और वुमन बोलता है मारा। पावर एम्परर बोलता है कि ओह, और इस बच्चे की जो मूवमेंट है ये भी काफी ज्यादा स्पेशल लग रही है, और तुम्हारे पास में ग्रिम रीपर बनने का पोटेंशियल है। और मारा को वो सुनकर कुछ याद आता है, और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि जैसी उम्मीद थी और तुम्हें भी ये समझ में आ गया नहीं। पावर एम्परर बोलता है कितनी सरप्राइजिंग चीज है कि वो ऐसे एक बच्चे को जिंदा रख रहे जिसने की एक ऐसे मार्शल आर्ट को सीख लिया जो कि हमारे मुरिम के लिए खतरा है। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि भले जो ग्रिम रीपर था वो एक लेजेंडरी किलर था, लेकिन वो ऑलरेडी 600 साल पहले की बात है, और साथ ही में वो इंसान था जो कि बुरा था, ना कि जो मार्शल आर्ट है वो। और पावर एम्परर बोलता नहीं, और यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है वो भी बुरे होते हैं, और कुछ मार्शल आर्ट जो कि इंसानों के नेचर को ही बदल देते जैसा कि वो डार्क आर्ट करते। स्वॉर्ड एम्परर बोलता लेकिन साथ ही में ये उस इंसान की गलती जो कि डार्क आर्ट सीखता है, और साथ ही में ये उस इंसान की गलती कि अगर वो अपने उस ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकते और बाद में उसके द्वारा पॉजेस हो जाते हैं अंत में। पावर एम्परर बोलता है कि तुम वापस फालतू की बकवास कर रहे हो यार। और वुमन मन में सोचा कि मैं हमेशा से यही सोच रहा था कि आखिर मारा इतनी ताकतवर क्यों थी, और अब इस चीज का सेंस बनता है कि मारा ने एक ऐसा मार्शल आर्ट सीख लिया जो कि ग्रिम रीपर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। पावर एम्परर बोलता है कि तुम हमारे इविल फैक्शन को ज्यादा सूट करती हो ना कि इस कानूनी फैक्शन को, और तुम्हें हमारी साइड में आ जाना चाहिए। और मैं तुम्हें बस अपना डिसाइपल ही नहीं बनाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें एक एल्डर के लेवल की पोजीशन भी दे दूंगा हमारे इस डार्क हॉर्स सेक्ट में। और सामने वाला जो एक बंदा होता है जो उसका बेटा होता है, और वो मन में सोता है कि आखिर ये लड़की कितनी ताकतवर है कि पावर एम्परर इस तरह का अच्छा ऑफर दे रहा है। और वुमन बोलता है कि मारा मैं, और अगर तुम चाहो तो, और मारा बोलते कि ये जंगली भालू मुझे इससे नफरत है और मैं वुमन के साथ में जाऊंगी। और वुमन बोलता है मारा। पावर एम्परर बोलता है कि यहाँ तक कि इस पावर एम्परर के सामने भी तुम बिल्कुल डरी हुई नहीं हो और मुझे सच में तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। स्वॉर्ड एम्परर बोलता है चलो, तो तुमने ये सच में काफी ज्यादा जल्दी डिसाइड कर लिया, बहुत अच्छे। तो हमारा यहाँ का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो बोलता है कि चलो दोस्त, और तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। और वुमन भी बोलता है चलो, तो हमें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। और वो लोग भी स्वॉर्ड एम्परर के पीछे चले जाते। पावर एम्परर बोलता है कि मारा, हाँ, और वो उस पाम एम्परर के पोते के साथ में तो बिल्कुल ही गलत मैच है यार। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर एक खत लिख रहा होता है हवा में उड़ते हुए, और बोलता है कि तो आखिर ये कैसा था और क्या तुमने बहुत सारी चीजें सीखी। वुमन बोलता है कि हाँ सर और थैंक यू। स्वॉर्ड एम्परर मन में सोचता है कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे के लिए बस पावर एम्परर को देखकर ही फेस टू फेस तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनलाइटमेंट मिलेगी। और स्वॉर्ड एम्परर बोलता है कि मेरे पास में और कुछ जगह है जहां पर कि मुझे जाना है, तो इसीलिए ये जो लेटर है ये घोस्टली आइज को दे देना। वुमन बोलता है ठीक है समझ गया। और इसी के साथ में
जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो बहुत स्पीड में वहां से चला जाता है। वुमन मन में सोचता है इतनी तेज स्पीड यार, और उसको हमसे तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। आगे वुमन बोलता लेकिन मारा, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका था तुम्हारे लिए, और क्या तुम सच में अपने इस डिसीजन के साथ में ठीक रहोगी। मारा बोलते कि मुझे वो शेर जैसे सिर वाला लायन हेड बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ। क्या तुम मुझे भेजना चाहते हो दूर। वुमन बोलता नहीं नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा, और मैं तो बस ऐसा बोल रहा था तुम्हारे लिए। मारा बोलते कि मैं वुमन के साथ में रहूंगी और वुमन की रक्षा करूंगी। और वुमन बोलता मारा, और वो हंसते हुए बोलता कि हाँ थैंक यू मारा, और मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मारा वो सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है। इसी के साथ में वुमन बोलता चलो चलते हैं। मारा मारा बोलते ठीक है। और इसी के साथ में हम कहीं का सीन देखते हैं जहां पर कोई बोलता है सर, और स्वॉर्ड एम्परर ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये लेटर डिलीवर कर दूं। घोस्टली आइस बोलता है कि मैं खुश हूँ कि जो पावर एम्परर है उसने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वुमन बोलता तो अब मैं जा रहा हूँ। और घोस्टली आइस बोलता वो 1 मिनट रुको। और इसी के साथ में एक बंदा वहां पर आता है और बोलता है कि जैसा आपने ऑर्डर किया था और मैंने जिन ह्यून को ये चीज बता दी कि वो अब उसकी जगह से हटा दिया गया और उसके पोजीशन का बेज लेकर आ चुका हूँ। और घोस्टली आइस बोलता है कि ओह, और संग वुमन क्या तुम इसको 1 सेकंड के लिए ले सकते हो। और वुमन जब उस बेज को पकड़ता और बोलता ठीक है। तो आगे घोस्टली आइस बोलता कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुम अब विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के अब लीडर बन चुके हो। वुमन बोलता क्या, और मैं विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट का लीडर बन गया। और इसी के साथ में घोस्टली आइस बोलता कि तुम जल्दी यहाँ पर नेंजियान के शहर में भेजे जाओगे, और तुम्हें भी यहाँ पर विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के जितने भी वो साथी लोग हैं तुम्हारे टीम वाले, उनसे मिलना चाहिए और अपने नए क्रू से दोस्ती करनी चाहिए। वुमन मन में सोचा यार इन लोगों ने जानबूझ कर किया क्योंकि ताकि मैं इनसे मना ना कर पाऊं। और घोस्टली आइस आगे बोल रहा था तो उन लोगों ने ऑलरेडी हमारे सबसे पहले स्टॉप लाइन को खत्म कर दिया सिटी ऑफ नेंजियांग के अंदर। दूसरा बंदा बोलता कि हाँ सर, और अगर हम लोग और ज्यादा समय उनका बर्बाद नहीं कर पाएंगे तो अभी वो लोग सीधा एनोई से होते हुए जहां पर कि आयरन ब्लेड हाउस है और बाद में नेमगोंग हाउस उस तरफ चले जाएंगे। और वुमन बोलता 1 मिनट रुको, तो जो आयरन ब्लेड हाउस है वो तो अभी बहुत बड़े खतरे में नहीं, और अगर ऐसी बात है तो मेरे पास में समय नहीं है कि मैं अभी विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट का लीडर बनकर रहूं। तो जो घोस्टली आइस होता है वो बोलता है हमारे पास में अभी भी समय है, और हमारे पास में इतना समय है कि अगर हम लोग हमारे मैन फोर्स को फ्रंट लाइन में रखेंगे तो उन लोगों को आयरन ब्लेड हाउस से आने से पहले रोक सकते हैं। तो तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, और सबसे पहले तुम्हें नेंजियांग के अंदर जाना चाहिए और अपने विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट से मिलना चाहिए एक लीडर के रूप में। वुमन बोलता आखिर मुझे वहां पर कितना इंतजार करना होगा, और क्या मैं अभी जा सकता हूँ और उन लोगों से लड़ाई करने। तो जो घोस्टली आइस होता है वो बोलता है कि जो ब्लैक बुल गैंग का लीडर है उसके पास में कलर एम्परर का टाइटल है और बहुत ही ज्यादा स्किल वाला इंसान है वो, और तुम उस इंसान को अकेले नहीं रोक सकते बिना जस्टिस कोलाइजन की मदद के। और आगे घोस्टली आइस बोलता है कि हम लोग पक्का उनको रोक देंगे इससे पहले कि वो आयरन ब्लेड हाउस तक आए, तो इसीलिए तुम्हें भी भेज दिया जाएगा अगर कुछ भी ज्यादा बुरा होने लगेगा तो। और ये ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि तुम लीडर ऑफ द व्हाइट रेजिमेंट स्क्वाड इस टाइटल के साथ में अपने घर पे वापस जाओगे तो। और वुमन मन में सोता है उसकी बात का पॉइंट तो बनता है, और वुमन बोलता है मैं समझ गया और मैं वैसे करूंगा जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन अगर ब्लैक बुल गैंग वो आयरन ब्लेड हाउस तक मेरे वहां पर भेजे जाने से पहले आ जाएगी तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा किसी भी कीमत पर। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं कसम खाता हूँ ठीक है। और वुमन बोलता ठीक है चलो। तो यहाँ पर ऐसा कोई कबूतर है जिसको कि आयरन ब्लेड हाउस पर जाने के लिए ट्रेन किया गया हो। तो बंदा बोलता बिल्कुल, और तुम वहां पर एक डिपार्टमेंट में जाओ और मेरा नाम बता देना। और हम देखते कहीं पर वुमन एक खत लिख रहा होता है कि हमारे घर के 40% से ज्यादा सिपाहियों को नेंजियांग के अंदर की रणभूमि में मत भेजना, और खास करके इनविंसिबल व्हाइट लोटस उसको हमारे आयरन ब्लेड हाउस की रक्षा के लिए रखना। और ये इस केस में तैयारी के लिए अगर दुश्मन हमारे आयरन ब्लेड हाउस तक पहुंच जाए उसलिए। और इसी के साथ में वो कबूतर को उड़ा देता और मन में सोचता कि जो ब्लैक बुल गैंग और सैंडस्टॉर्म है और हमें उनको किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। और हम कहीं पर देखते कोई बोलता सेकंड कजन क्या तुमने न्यूज सुनी, और ब्लैक बुल गैंग वहां पर वो आयरन ब्लेड की तरफ जा रहे। और वुमन बोलता हाँ मैंने सुना है। तो सामने वाले लोग बोलते हाँ, और क्या आपको चिंता नहीं हो रही है फिर क्या हो रहा है। वुमन बोलता चिंता मत करो, और मैं नेंजियांग में जाऊंगा व्हाइट स्वॉर्ड रेजिमेंट के लीडर के रूप में, और साथ ही में 5 स्वॉर्ड ऑफ हेवनली जस्टिस के साथ में जाऊंगा। एक बंदा बोलता क्या, तो लीडर ऑफ द व्हाइट रेजिमेंट स्वॉर्ड, और एक बंदा बोलता क्या, और लीडर ऑफ द विंड रेजिमेंट स्वॉर्ड। और एक बंदा बोलता 1 मिनट, ये अच्छी चीज तो है लेकिन अगर तुम यहाँ पर एक लीडर बन के जाओगे। और वुमन बोलता लेकिन आखिर तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्या, तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं क्या। और अगर तुम लोगों को यकीन ना हो लेकिन तुम्हें मेरे नाना जी पर तो यकीन है ना, और अगर हमारे आयरन ब्लेड हाउस बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा तो वो सबकी रक्षा कर लेंगे, तो चिंता मत करो, समझ गए। और वो लोग कहते हैं ओह हाँ हमारे पास में वो भी तो। और इसी के साथ में हमारा ये वुमन बोल रहा था कि आगे तुम लोग ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, और क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना भी हो तो तुम्हें मेरे दादाजी पर तो भरोसा है ना। और अगर आयरन ब्लेड हाउस किसी भी बड़े खतरे में पड़ जाएगा तो वो सभी लोगों की रक्षा करेंगे, तो चिंता मत करो, और समझ गए ना। और वो लोग बोलते कि हाँ सही कहा, और हमारे पास में अभी भी 5 एम्परर है और वो पक्का हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। वुमन सोचता है कि चलो और अब ये लोग शांत हो रहे, और आगे वो बोलता चलो तुम लोग अभी के लिए यहीं पर रुको, और मुझे वापस विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के साथ में मिलना है वहां पर जाकर अपने ग्रुप से, समझे। और वो लोग कहते समझ गए। हम देखते कि वुमन कहीं पर जा रहा होता है रात को, और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं
विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के कपड़े पहन के जा रहा है और ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। मारा बोलते कि वो कपड़े इतने भी बुरे नहीं है। वुमन बोलता वो सच में थैंक्स मारा। और तभी सामने एक इंसान आता जिसके हाथ में तलवार होती है। वो बोलता कि संग वुमन, और मैंने सुना कि तुम विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के लीडर बन चुके हो। वुमन बोलता कि हाँ, और वो मन में सोचता ये तो वो लोहार की दुकान का मालिक है, राइट। और सामने वाला वो ब्लैकस्मिथ बोलता है कि मैंने तुम्हें तलवार बनाते हुए देखकर बहुत सारी चीजें सीखी, और जब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास में सीखने के लिए और कुछ नहीं बचा होगा लोहार के रूप में। और वुमन बोलता ओह, ये तो मुझे सुनकर खुशी हुई। और वो मन में सोचता वो जब मैं तलवार बना रहा था तो मुझे देख रहा था। आगे वो लोहार बोलता प्लीज इसे एक्सेप्ट करो, और ये द ब्लैक स्वॉर्ड, और ये मेरा इकलौता मास्टरपीस है। वुमन बोलता लेकिन आखिर तुम मुझे इतनी कोई कीमती चीज क्यों दोगे। तो वो लोहार बोलता मेरा मानना यह है कि जो तुम्हारी स्किल्स है तलवारबाज के रूप में वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को चलाने वाले बनो। और वुमन मन में सोचता ये जो तलवार है ये काली लाइट से भी एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी इसमें से रोशनी आ रही है, और ये मेरी जो दूसरी तलवार है उसके साथ में एकदम अलग ही दिख रही है। और सामने वाला लोहार बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अभी ये नहीं दूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछतावा होगा, और प्लीज मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। वुमन बोलता थैंक यू सो मच, और मैं पक्का इसको एकदम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो लोहार वहां से जाते हुए बोलता थैंक यू, और चलो तो अब यहाँ से चले जाओ। और वुमन बोलता है ये जो लाइट स्वॉर्ड है जो कि मैंने बनाई थी, और जो द ब्लैक स्वॉर्ड है, और मारा आखिर तुम्हें क्या लगता है, और ये दोनों चीजें मुझे अच्छे से सूट करती है नहीं। मारा बोलते कि वुमन चमक रहा है लेकिन डार्क भी है। वुमन बोलता हाँ क्या मैं डार्क हूँ। मारा बोलते कि हाँ, तो ये दोनों ही तलवारें तुम्हें अच्छे से फिट होती है। वुमन बोलता सच में। मारा बोलते कि वुमन आखिर मेरा क्या। वुमन बोलता हाँ। मारा बोलते क्या मैं तुम्हें सूट करती हूँ अच्छे से। तो वुमन मन में सोचा एक मिनट, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मारा भी इस तरह के सवाल पूछ सकती है यार। और बोलता है हाँ बिल्कुल, और हम दोनों एकदम अच्छे से फिट होते हैं एक साथ में, और मुझे हमेशा तुमसे कितनी ज्यादा मदद मिलती है नहीं, और हम लोग एकदम साथ में दोस्त बन सकते हैं अच्छे से। और मारा बोलती है वो ऐसी बात है। वुमन बोलता ठीक है चलो, तो अब लेट हो रहा है तो अब यहाँ से चलते हैं। और वुमन मन में सोचता कि जो मारा के एक्सप्रेशन है वो दिन ब दिन और भी ज्यादा बेहतर होते जा रहे, और पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल। और इसी के साथ में हम देखते कि रात को एक घर के बाहर वुमन मन में सोच रहा था तो ये है विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के रहने की जगह, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पर खाली जगह पर ये दिख रही है। लेकिन और तभी हम देखते हैं कि अंदर से बहुत सारी आवाज आती है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा जोर से बजा रहे हो, और ये घटिया चीज बजाना बंद करो। और अंदर से कुछ म्यूजिक की आवाज आ रही होती, और कोई बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस को सुनकर भी ऐसे गालियां देने की, और तुम लो क्लास बास्टार्ड कही के। वुमन मन में सोचा अरे यार कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर। और जब वो वहां पर सामने देख रहा था और मन में सोचा तो ये है विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के रहने की जगह, और ये ऑलमोस्ट पूरी खाली जगह पर ही है। और हम देखते हैं कि तभी जब वो दरवाजा खोलता है तो वही सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है कि तुम बास्टार्ड ये बंद करो, और गालियां दिए जा रही होती है। वुमन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। और तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में कुछ ना कुछ बजाए जा रहे होते हैं, और कुछ लोग लड़ रहे होते। और कोई बोलता है कि आखिर क्या कहा तुमने लो क्लास, और क्या तुम मरना चाहते हो। और वुमन मन में सोचा तो ये इस तरह से था, और शायद जो वो जेनिहोन नाम का जो बंदा था वो सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान था इस विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट में जिसको कि मैंने पीटा था। और वो बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। और इसी के साथ में वो गहरी सांस लेता और कहता है कि ओए, और अटेंशन, और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते। एक टकला बंदा कहता है कि ये बहुत ज्यादा तेज था यार, और आखिर तुम हो कौन। और जो एक लड़की सो रही होती है उसकी भी नींद खुल जाती है। वुमन बोलता है जैसा तुमने ऑलरेडी सुना होगा, और आज से मैं इस विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट का नया मास्टर हूँ। और सभी लोग वापस उसको इग्नोर करते हुए अपने वही कामों में लग जाते। और वुमन बोलता है ये बच्चा कहीं के, और ये इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ में वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम बहुत पछताने वाले हो। और एक बंदा जो कैची से लड़ रहा था बोलता है हाँ, और आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया, और यहाँ से दफा हो जाओ। और एकदम से वो अपनी कैची वुमन की तरफ ले जाता है, और अचानक से वुमन उसके पीछे पहुंचकर उसके गले पर एक मारकर उसको बेहोश कर देता है। एक टकला बंदा उस पर बहुत सारे चाकू फेंकता और कहता तुम बच्चे। तो वुमन बस अपने एक पाम से मारता है और उसके चाकू को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। और एक इंसान जो म्यूजिक बजा रहा होता है वो बोलता है हाँ, तो तुम ये करना चाहते हो, और अपने म्यूजिक से जो तुमने अगर कुंफू हसल मूवी देखी होगी तो वैसा हमला करता है। और वुमन बोलता है एक मिनट, और ये तो साउंड आर्ट टेक्निक है और इंटरेस्टिंग। इसी के साथ में वो बोलता है कि विंड फ्यूरी पाम, और अपने दोनों पाम से उस बंदे को भी उड़ा देता है। एक बच्चा पीछे से आता है, कहता अब तुम गए, लेकिन वुमन उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसको भी बेहोश कर डालता है। एक जो लड़की होती है वो नींद में से वापस उठती है और कहती तुम ताकतवर हो। और वुमन मन में सोचता ये औरत काफी ज्यादा अलग है, और बस देखकर ही ऐसा लग रहा है कि वो कैंग के जितनी ताकतवर होगी मेरे भाई जितनी। और अचानक से वो औरत वापस सोने लगती है। वुमन बोलता हाँ ये सो गई क्या, लेकिन तभी वो औरत अपनी तलवार निकालकर वुमन के आर पार निकल जाती है। वुमन मन में सोचता इनक्रेडिबल, और यहाँ तक कि ये यंग वून से भी ज्यादा ताकतवर है यार, डैम इट। और मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसके प्रेशर पॉइंट्स पर मार कर ही उसको सुलाना होगा। और तभी वो लड़की वापस पीछे मुड़ती है और वुमन उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स पर कुछ मारता है, और वो लड़की अपनी जगह से हिल ही नहीं पाती और वापस खड़े खड़े सो जाती है। पीछे से एक बंदा आता कहता ओह, और सच में जिनयुआन बहुत कमजोर था मार्शल आर्ट में, लेकिन इसलिए तब हम जो चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन जो ये नया लीडर है वो काफी ज्यादा मुसीबत वाला होने वाला है यार।
वुमन बोलता क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या, और हम लोग पहले स्मोक स्क्रीन फैक्शन के वहां पर मिल चुके हैं। तो ये बच्चा बोलता हाँ, और तुम वही हो ना जिसने कहा था कि तुम्हारा जो मास्टर है वो 3 किंगडम के पीरियड से है, राइट। और एक टकला बंदा बोलता कि हाँ, और उसका मास्टर 3 किंगडम के एरा से है, और ये पक्का कोई बेवकूफ है यार, और मुझे ये पसंद आया। हमें बताया जाता है इसका नाम होता है हा गुन चंग, और ये एक सिक्योरिटी कंपनी का ग्रैंड प्रिंस होता है। दूसरा एक बंदा जिसका नाम कि जो मू बैक होता है, और वो बोलता है कि हाँ, और वो हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट के लीडर की पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट आदमी है, और वो लगता है कि वो उस जिन ह्यून से भी ज्यादा परफेक्ट फिट बैठेगा यहाँ पर। और एक और बंदा जो पहले वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, वो बोलता है कि उसने मेरी सोनिक वेव्स को इतनी आसानी से रोक दिया, और क्योंकि उसका मार्शल आर्ट और स्किल्स ताकतवर है तो कोई कारण नहीं कि मैं उसको मना करूं। और एक बंदा जो कि सिचुआन टैंग हाउस से होता है, वो बोलता है कि वो सच में उस जिन्युआन से तो हम इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी कोई उससे लड़ाई करने की जरूरत भी होगी। और जो वो लड़की होती है रामी नाम की, और वो बोलती कि हाँ अच्छे, और मैं भी उसको अप्रूव करती हूँ। वो मन बोलता वाह, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तो काफी ज्यादा जल्दी शांत हो गए, मेरी उम्मीद से भी तेज से। और आखिर कोई भी यहाँ पर और ज्यादा मेरी प्रेजेंस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, और मैंने यहाँ तक कि कुछ ट्रिक्स के आर्ट्स भी तो इस्तेमाल किए थे। और वो लड़की बोलते कि यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बस तुम्हारे उस ट्रिक आर्ट से हार सकते हैं। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने भी गुंडे जैसे लग रहे हो, लेकिन हम उन चीजों को तो अप्रूव करते हैं जो कि अपने आप को प्रूव कर देती है। और तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। वो मन में सोचा आखिर ये क्या यार, और ये लोग तो उन सारे अगली जनरेशन के घमंडी बास्टार्ड से बहुत ज्यादा बेहतर है, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने अंदर गर्व रख के घूमते और मेरी बात नहीं मानते। वुमन बोलता चलो, और क्या हमारे विंड स्वॉर्ड रेजिमेंट में और भी कोई मेंबर है। तो तभी एक बंदा आता है, कहता है हाँ लास्ट वाला मैं हूँ, और चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और मेरा नाम पेंग चोनहो है, और मैं हेबेई पेंग फैमिली से हूँ। और मुझे उम्मीद तो थी कि हम लोग वापस मिलेंगे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस तरह से मिलेंगे कि हम एक क्रू और लीडर की रिलेशनशिप में होंगे। वुमन बोलता ओ ये तुम, और मेरे लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था यार। और वो बंदा बोलता तो आखिर हमारा प्लान क्या है, और एक काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि हम लोग यहाँ पर किसी तरह का मिशन करेंगे रणभूमि पर। वुमन बोलता आखिर क्यों, तो वो बोलता कि हम सभी लोगों का एक अलग अलग और बहुत ही ज्यादा यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन उसको अंदर एक और चीज ऐड करें तो हम सभी के एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है मार्शल आर्ट टेक्निक वगैरह में, और साथ ही में हमारी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा घटिया है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमें कंट्रोल करना। वुमन बोलता है ओह ये तो चलेगा, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे कोई इरादे नहीं कि मैं तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करने वाला। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।